अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खान और मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। उम्मीद करती हूं अपनी खूबसूरत सी सुबह का आप आगाज कर चुके होंगे। मौसम थोड़ा सा तब्दील हो चुका है लाहौर में और बारिश अनवार हुई तो मौसम थोड़ा सा ऐसा लगा कि गर्मी आ चुकी है, लेकिन फिर बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें जितने भी वायरसेस या जो बैक्टीरियाज जो बीमारियां थी वो अब जरा उम्मीद की जा रही है कि वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा अनवार, अगर हम मौसमियाती तब्दीली की बात करें तो मौसमियाती तब्दीलियों से पूरी दुनिया मुतासिर है, जिसकी वजह से कभी तूफानी, कभी सुनामी, कभी सैलाब आते हैं और बड़ी तेजी से ये सारा सिलसिला रूनुमा हो रहा है। और हम जिस खत्ते में खासकर रहते हैं ये भी मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। और अब खबर ये आई है, महकमा मौसमियात या जो माहिर मौसमियात है उन्होंने खबरदार किया है कि पाकिस्तान और भारत में इस साल मार्च के आखिर तक यानी कि मई तक शदीद जो गर्मी की लहर है वो मतलब पहले ही बता दिया जा रहा है कि जो गर्मी है इस बार वो शदीद पड़ेगी। जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि जो हम अपनी फेसबुक पर या स्नैपचैट पर स्टोरीज देखते हैं तो पिछले साल मौसम कदरे बेहतर था, लेकिन अभी है कि गर्मी आना शुरू हो चुकी है। तो जो आलमी माहिर मौसमियात हैं जैसे निकोलस, उनके मुताबिक पाकिस्तान और भारत में खुश्क सर्दी से रवा माह जो गर्मी की शिद्दत है उसमें इजाफा होने जा रहा है, जबकि जो दोनों ममालिक में मई के आखिर में प्री मानसून बारिशों के इम्कान का इजहार भी किया जा रहा है, जिससे शायद गर्मी की जो शिद्दत है वो थोड़ी कम हो जाए। बिल्कुल। और दूसरी जानिब सऊदी अरब में रमज़ान के दौरान मामूल से ज़्यादा बारिश की पेशगोई की गई है। मुल्क के शिमाली, मशरकी, वस्ती इलाकों में मौसम मोतदल रहेगा। अच्छा, मौसमियाती तज्जियाकारों का ये भी कहना है कि मक्का मुकरमा और साहली इलाकों में दर्जा हरारत रमज़ान के आखिर में बढ़ेगा। अच्छा, सऊदी अरब में रमज़ान 23 मार्च से इंशाल्लाह उनका आगाज़ हो जाएगा। वो कि जो ख़त्मी तारीख है वो आपको पता है कि उसमें कुछ तब्दीली भी हो जाती है। 22 मार्च को रोयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा, उसके बाद ऑब्वियसली जो अभी तक इतलात आ रही है कि 23 मार्च को पहला रमज़ान होगा। और हमने नबी हमेशा से ही सुना है कि मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन अभी जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं वो वहां भी हम देख रहे हैं कि हमने डेजर्ट में भी देखा है जिस तरह से वहां पर बारिश हुई, हमने मनाजिर भी दिखाए थे। और जिस तरह से बारिशें वहां पर हुई हैं, सैलाबी मनाजिर देखने में आए हैं वहां पर, और शायद इतनी ज्यादा बारिश एक्सपेक्टेड नहीं थी, उस हिसाब से तैयारियां नहीं की गई थी। तो सऊदी डेवलप्ड कंट्री में हमने देखा कि एक सैलाबी सूरत हाल का भी उन्हें सामना करना। बिल्कुल, प्रोग्राम में मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं ऑन टॉप स्टोरीज। अदालत का हुक्म, 90 रोज में यकीनी इंतखाबात की राह हमवार। हतमी फैसले में सख्त इख्तलाफी नोट। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी, राना सनाउल्लाह धमकियों से कोशिशों पर आ गए। जिगर के बढ़ते अमराज और उनसे बचाव की तदाबीर। महंगाई का जिन बेकाबू, 4 दहाइयों की बुलंद तरीन सतह, हर कोई परेशान। तुर्किया ज़लज़ले के 21 रोज बाद मलबे से घोड़ा जिंदा निकल आया। प्रोग्राम का आगाज करेंगे कल के अहम फैसले से मुतालिक, जहां चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पंजाब और केपी में इलेक्शन में ताखीर पर खुद नोटिस के फैसले में कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन करवाए जाएं। गवर्नर के हुक्म पर असेंबली तहलील हुई है तो फिर गवर्नर ही इलेक्शन की तारीख दें। अब अदालत की जानिब से तो पाबंद करने की कोशिश की जा रही है मौजूदा हुकूमत को। अब देखना यह है कि मौजूदा हुकूमत इस पर अपना क्या स्टांस रखती है। बिल्कुल, 5 रुकनी बेंच ने 3-2 के तनासुब से ये फैसला दिया और फैसले के जो अहम नुकात हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। आइन आम इंतखाबात से मुतल्लिक वक्त का तयन करता है। असेंबली तहलील होने के बाद 90 रोज में इंतखाबात होना भी लाजमी है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार हासिल है। विफाक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तमाम सहूलियात फराहम करे और फिर 2 जजेस के जो इख्तलाफी नोट है वो भी अनवार खासे अहम है। बिल्कुल, उसमें कहा गया कि खुद नोटिस लेने की कोई वजह नजर नहीं आती, खुद नोटिस जल्दबाजी में लिया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के। इस फैसले की रोशनी में अब क्या हम ये कह सकते हैं कि जो 2 सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन है वो होने जा रहे हैं, मजीद जो सियासी बहरान की राह है वो बंद कर दी गई है? बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आईने पाकिस्तान 1973 जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब और तमाम सियासी जमातों के मुतफिका तौर पर 18वीं तरमीम के जरिए उसमें जो तरामीम की थी, जब भी जल्दी इलेक्शन का फैसला होगा तो 90 दिन से आगे ये जा नहीं सकते हैं। ठीक है। और इसी चीज को सामने रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट में भी आज खुद नोटिस लेने की वजह भी यही है कि 14 जनवरी से
असेंबलियां तहलील हो गई थी और अभी तक इलेक्शन कराने की डेट नहीं दी। वो तो 20 फरवरी को सदर पाकिस्तान ने सेक्शन 57 के तहत तारीख दी थी। लाहौर हाईकोर्ट में आने से पहले गवर्नर, सदर, इलेक्शन सभी को मरासले अरसाल किए गए, लेकिन किसी ने कोई तारीख का ऐलान ना किया। लाहौर हाईकोर्ट में 30 जनवरी को फाइल हुआ और अल्टीमेटली 10 फरवरी को लाहौर हाईकोर्ट ने कह दिया, जो कि ना गवर्नर मांग रहा था ना इलेक्शन कमीशन मांग रहा था, मुशावरत बहाने इधर उधर के बहाने जितने भी हैं वो बहाने बनाते रहे। अल्टीमेटली कह दिया कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर की मुशावरत से, फिर गवर्नर ने इनकार कर दिया कि मुशावरत की बात ही कोई नहीं, यानी इलेक्शन कराना नहीं चाहते थे। तो उसमें फिर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर हुई। तौहीन अदालत में नोटिस हुआ 23 फरवरी के लिए, कुछ भी ना हुआ। और इसके अलावा एक और दरखास्त दायर की गई कि सदर पाकिस्तान को सेक्शन 57 के तहत कहा जाए। वो 20 तारीख को उस पर नोटिस हुआ और 20 तारीख को सदर पाकिस्तान ने तारीख दे दी, लेकिन फिर भी इलेक्शन ना कराएंगे। तो इन हालात में आईनी दरखास्तें 2 दायर हुई, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की और 2 स्पीकरों की। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और ये जो नोटिस कहा जा रहा है ना, खुद नोटिस जल्दी है, बिल्कुल जल्दी में नहीं लिया गया। लाहौर हाईकोर्ट में डिले हो रहा सारा मामला। और अल्टीमेटली ये भी बता दूं, ये जो हमारे यहाँ एक इंप्रेशन बनाया जा रहा है कि ये जो है ना, ये मुतफिका फैसला नहीं है, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है मुतफिका, लेकिन ये 5 मेंबर बेंच का फैसला जो मेजोरिटी का है और दोनों यानी 2 जजेस ने भी कहा है सब पैरा 3 के अंदर कि लाहौर हाईकोर्ट कह चुकी है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, तो 3 जजेस ने भी यही कहा कि 90 दिन के अंदर अगर हुकूमत फिर भी इंतखाबात नहीं करवाती है, जिस खदशे का इजहार इमरान खान साहब भी दोबारा करवा चुके हैं, तो फिर मामला किस जानिब जाता हुआ दिखाई देते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात उस तरीके से हुकूमत उनको फॉलो नहीं करती है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि वफाकी हुकूमत इनकार कर रही है। वफाकी हुकूमत का तो इलेक्शन सूबों के इलेक्शन से ताल्लुक ही नहीं है। ये इलेक्शन करानी है सूबाई निगरान हुकूमतों ने, निगरान हुकूमतें सूबाई आ चुकी हुई हैं या इलेक्शन कमीशन ने कराना है। पंजाब की हद तक इलेक्शन कमीशन में चीफ सेक्रेटरी और लाहौर हाईकोर्ट में चीफ सेक्रेटरी और आईजी पेश हो चुके थे। उन्होंने कहा था हर तरह की मुआवनत दी जाएगी। आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है, वो पूरी हर हुकूमत के हर इदारे को कह सकते हैं इलेक्शन में मुआवनत करें। और जहां तक कहा जा रहा है फंड नहीं देंगे, तो फंड तो ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं, किसी सूबे ने पैसे रोकने नहीं है, ये बराह रास्त पैसे वहां से लिए जा सकते हैं और ये पैसे रोक भी नहीं सकता। हाँ, अगर फिर भी को रोकने की कोशिश की तो फिर ये तौहीन अदालत का ऑप्शन मौजूद है और तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग ऑलरेडी कोर्टों में जारी चल रही है और आज भी समाअत लगी हुई है जस्टिस जवाद हसन के पास। और वहां कोशिश की जाएगी, अदालत को बताया जाएगा कि ये इलेक्शन नहीं करा रही और इलेक्शन करवाने के लिए पूरी कोशिशें की जाएंगी। ठीक है अजहर साहब, अब जिस तरह से हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि सदर साहब को इख्तियार हासिल है, वो भी ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कराए जाए, लेकिन हमने देखा सदर साहब को केपी इलेक्शन की एडवाइस फिर वापस क्यों लेना पड़ी? अच्छा, वो बता देते हैं। फर्क इतना था कि वहां भी जो कि गवर्नर ने गलत किया था, वो कह रहे थे कि मैंने तारीख नहीं देनी। जब गवर्नर असेंबली तहलील करे वो तो बड़ी वाज़ेह है, तो वो फिर गवर्नर ने डेट देनी थी, तो गवर्नर डेट नहीं दे रहे थे, सदर ने दी थी। सदर की हद तक मामला सेटिसाइड हो गया और कहा गया गवर्नर तारीख दी। अगर गवर्नर नहीं तारीख देगा तो फिर सदर पाकिस्तान गए। पंजाब में जो सदर पाकिस्तान ने तारीख दी है वही, जो कि गवर्नर इनकार कर चुके हैं सेक्शन 57 के तहत। सदर पाकिस्तान ने जो डेट दे दी है, इस डेट में अगर तब्दीली कोई करनी है, इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इस टाइम पे ना हो सका, उसकी वजह क्या है कि सेक्शन 57 में लिमिट है, 52 दिन का शेड्यूल है, 7 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट देनी हो, शेड्यूल जारी करना होता है, तो 61 दिन का है। और आज अगर देखा जाए तो 42 दिन रह गए हैं। 42 और 59 में अगर डाला जाए तो 17 दिन में इलेक्शन जो है ना, 17 दिन का इलेक्शन आप कह सकते हैं आगे पीछे हो सकता है। 9 अप्रैल की बजाय ये ईद के बाद चला जाए या ईद से पहले, लेकिन इससे ज्यादा लेट नहीं हो सकता। और अगर ये करेंगे तो, और वैसे भी गवर्नर केपी की हद तक गवर्नर ना अपने आइन पे ना मानने पे आर्टिकल 4 और 5 जो कार्रवाई हो सकती है, गवर्नर को रिमूव भी किया जा सकता है। और जिस तरह का ये इंप्रेशन वजीर कानून या बाकी दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ठीक है अपनी जगह आने का नुक्ता नजर है उसको नोटिस के हवाले से, लेकिन जो बातें सारी हैं वो बातें रिकॉर्ड के ऊपर है और उस रिकॉर्ड को अगर दुरुस्त रखा जाए तो ये इलेक्शन तो अब करवाने पड़ेंगे और वो भी 90 दिन में करवाने पड़ेंगे। तो सर, अगर हुकूमत और इदारों की सपोर्ट उस तरह से नहीं होती और इंतखाबात हो जाते हैं तमाम तर सिचुएशन के बावजूद, तो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएंगे, मुमकिन नजर आते हैं फिर आपको? जी बिल्कुल, ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और ये तो मैं देखता रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सूबाई निगरान हुकूमत और गवर्नर सारे एक पेज पे रहे हैं, तो ये तो अब आईनी जिम्मेदारी है। वो ये आज आपको ये आइन पर अमल दरामद करना है। अगर इस मुल्क में अनारकी लानी है,
या स्टेट के इदारे नहीं चलने देना चाहते या मुतलका इदारे नहीं काम करना चाहते, तो फिर स्टेट तो ना रहेगी यहाँ पर, फिर तो लॉलेसनेस होगी, फिर तो ये जो आप जंगल का कानून का नफाज होगा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में ऐसे हालात आए हैं। इलेक्शन जरूर होंगे और साफ शफाफ होंगे। क्योंकि अजहर साहब अभी तो मामला कुछ इस तरफ जाते देख रहे हैं कि जो पंजाब की हुकूमत पर काफी अदब एतमाद का इजहार किया जा रहा है खान साहब की जानिब से, उनकी पार्टी की जानिब से, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहां पर नहीं हो सकेंगे। देखिए, ये कहना उनका है, वो कहने से रोका किसी को नहीं जा सकता, लेकिन याद रखिएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ये आइन की मंशा है। उस आइन की मंशा को अगर आप सामने रखकर देखें तो ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि ये इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक होने हैं, और फ्री और फेयर का फैसला जो है ना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है आईनी। किसी हुकूमत में कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। आपके सामने पंजाब में क्या हुआ, एडवोकेट जनरल दफ्तर तब्दील कर दिया गया, वो आपने देखा कि क्या हुआ, फिर ट्रांसफर पोस्टिंग सारी कर दी। लेकिन साहब, इलेक्शन कमीशन का तो मौकफ सामने आ चुका है ना कि अगर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, फंड उस तरीके से नहीं होंगे, तो वो किस तरीके से फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवा पाएंगे? देखिए, इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर होने हैं, ये आइन की मंशा है, और आइन की मंशा को आप पीछे नहीं ले जा सकते, आप कुछ नहीं कह सकते, चीजों से आप साइड पे नहीं कर सकते आप। तो अगर उन चीजों को सामने रखकर देखें तो यही तो वजह है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है, और वहां सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस की भी यही है, बल्कि सारे जजेस यही कह रहे हैं कि आइन का निफाज होना है। उस आइन का निफाज, आइन का जो तरीकाकार दिया, मुरवजा तरीकाकार दिया गया, उसके मुताबिक होना है। आप चीजों को देखिए डिविएट नहीं कर सकते, आप तोड़ नहीं सकते आप, और यही एक अच्छी स्टेट की निशानी है कि हालात बुरे हों अच्छे हों, वो आइन की पासदारी करते हैं। लेकिन अजहर साहब, हम ये देख रहे हैं कि जो मामलात पार्लियामान में हल होने चाहिए वो पार्लियामान में हल नहीं हो रहे, अदालतों की तरफ हर मामला जाता है, जिस तरह से मामला भी आया है, और इसके बाद इलेक्शन हो जाते हैं, मतलूबा रिजल्ट्स नहीं मिलते उन तमाम जमातों को। एक बार फिर से आप ये देख रहे हैं कि फैसला फिर ही अदालतों में होगा। देखिए, अल्टीमेटली जो बात यही लग रही है कि ये फैसला अदालतों के अंदर ही होना है, और अदालतों ने जिस सारा मामला देखना है, यानी वाकई हुकूमत नहीं कराने जाती, लेकिन इसीलिए तो आइन ने कहा है ना कि निगरान हुकूमत का तरीकाकार दिया, और निगरान हुकूमतों ने सारा देना है। तो इसलिए जो लायबिलिटी है ना वो निगरान हुकूमत के कंधों पे है, और निगरान हुकूमत ने सारे इस प्रोसेस को देखना है। ठीक है। अच्छा अजहर साहब, राना सनाउल्लाह साहब मुसलसल हम देख रहे हैं मंजर आम पर है, बढ़ के मार रहे हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है आवाम को। तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होते हुए आप देख रहे हैं जो अब रिसेंट स्टेटमेंट भी आई है राना सनाउल्लाह साहब की। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब देखिए वजीर कानून है, और उन्हें स्टेट के तौर पर किरदार अदा करना चाहिए। साहब टीवी की आंख ने देख लिया, हर एक ने देख लिया, ना कोई वो क्लाशकोप थी वहां पर, हर एक। लेकिन अजहर साहब कल जिस तरह पर्चे भी कट चुके हैं, तो इस सूरत हाल में गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए गिरफ्तारी तो आपको रोका जा सकता है, लेकिन देखना ये है कि क्या ये दहशतगर्दी बनती है, क्या ये इस तरह के दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हो सकते हैं। ये अब हमारी अदालतों को देखना है कि वो इस मामले को इस कॉन्टेक्स्ट में देखे, अगर कोई बनता हो तो फिर ठीक है, वरना इस तरह की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन अजहर साहब, आप किस तरह से समझते हैं माहिर कानून होने की हैसियत से कि इस तरह से अदालतों में जत्थे लेकर आना, ग्रुप्स लेकर आना, अदलिया को प्रेशराइज करना, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के जिस तरह से दरवाजे तोड़े गए हैं, वहां पर सिक्योरिटी का निजाम जिस तरह से खराब किया गया है, मैन हैंडलिंग की गई है पुलिस के साथ भी, क्या वो दुरुस्त है? ये रिवायत बेहतर साबित होगी फ्यूचर में? देखिए, रिवायत तो आपको पता है पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने मॉडल टाउन सानिया की शक्ल में डाली है। वो रिवायतें अगर सोचें और ये हालात देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, मरियम नवाज नैब के दफ्तर में गई थी, वहां तोड़ फोड़ पत्थर फेंकेंगे, लेकिन यहाँ ये ऐसा हालात नहीं है। आप एक पॉपुलर लीडर के साथ लोगों को जाने से रोक नहीं सकते हैं। अगर मैं कहूँ भी कि लोग ना रोए तो लोग तो नहीं सुनेंगे, किसी की बात नहीं सुनोगे, अपने लीडर के साथ जाना है, और ये पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है, आप रोक नहीं सकते। और आपको इस तरह की बचगाना हरकतें भी नहीं करनी चाहिए, इस तरह के पर्चे दर्ज करके ना, ये एक अच्छा इंप्रेशन ही पूरी दुनिया में दे रहे। ठीक है, आप ये समझते हैं कि जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं अगर वो लंबी होती तो जो इलेक्शन में अपनी मदद देने का इनकार कर रहे थे उनको भी सुनना जरूरी था उनको, लेकिन सुना नहीं गया, इसका अब तो कोई फायदा नहीं होगा? नहीं, अब तो बात देखिए जी, बात खत्म हो गई है, और कितना वक्त चाहिए? 4 लफ्ज लिखे हुए हैं, नॉट लेटर देन 90 डेज, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। हर एक को सुना गया, मौका दिया गया,
अगर वो ना करना चाहें तो अलग बात है, हालात आपके सामने हैं, लेकिन दुख और अफसोस का माम है हमारे यहाँ एक आईने पाकिस्तान की अहमियत नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अहमियत नहीं है। आम आदमी के साथ जिस तरह बेइंसाफी हो रही है वो हम देख रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा ये सब तारीख का हिस्सा बन रहा है। जिस किसी का किरदार है जो भी वो सामने आ जाएगा और आप हालात और वाकयात देख लेंगे, ये ज्यादा देर इस तरह चल नहीं सकता। अच्छा अजहर साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कल इमरान खान साहब अब जेल भरो तहरीक का भी इख्तिताम करने जा रहे हैं, बाकायदा ऐलान भी हो चुका है, लेकिन जिन सियासी रहनुमाओं का जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, शाह महमूद कुरैशी, आजम सवाती और दीगर, उनकी रिहाई का परवाना कब तक जारी होगा? देखिए वो तो बड़ी ज्यादती की है कि अगर आपने गिरफ्तार लाहौर से किया है तो लाहौर में रखें। उन्होंने डिटेंशन ऑर्डर जारी करके लाहौर से बाहर शिफ्ट कर दिए हैं। मैं नहीं समझता ये, और ये बड़ी ज्यादती है और इस पे हमारी अदालतों को सीरियस एक्शन लेना चाहिए कि ये तो कोई निजाम नहीं है। आप डिटेंशन ऑर्डर है, डिटेंशन ऑर्डर हुकूमत भी अपने तक किसी वक्त वापस ले सकती है। जैसा उस पर ये मौकफ रखा गया था कि जहां पर जिस जेल में जगह है वहीं पर शिफ्ट किया जाएगा। देखिए ये इसलिए मानने के तैयार नहीं है कि कितने लोग हैं, यानी चले आप कारकुनान को तो ले जाएं, लेकिन लीडर्स के साथ और वो भी एजेंट लीडर के साथ आप जातियां करें कि आप उनको बकर ले जाएं, आप उन्हें अटक ले जाएं, मियां वाली ले जाएं। ये तो हमने नहीं, ये तो मुशर्रफ के दौर में होता था, डिक्टेटर के दौर में हम लोगों ने इस तरह भुगती हुई है। बहरहाल ये इजाजत नहीं दी जा सकती है जी। मैं जरा इजाजत चाहूंगा, मैं कोर्ट में पहुंचना है जी। आई एम सॉरी जी। ठीक है, एक और मामला है जनरल अमजद शोएब साहब को जो गिरफ्तार किया गया है, उस पर आप किस तरह से कमेंट करेंगे? देखिए अमजद शोएब साहब की गिरफ्तारी की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। यानी मैं भी आपके साथ बात कर रहा हूं तो कल मेरे पे पर्चा दे दे, आप लोगों के ऊपर पर्चा दे दे, ये नहीं कहा जा सकता। एक ओपिनियन है, उस ओपिनियन को, और वैसे भी वो सेडिशन नहीं कहलाती, ना बगावत कहलाती है। जितनी पुरजोर मजम्मत की जाए और जिस तरह फिर उनका मिलाया, यानी एक सीनियर ऑफिसर को, सीनियर जो एक लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पे रहा और उसके साथ ये ज्यादती की जाए कि उसको जेलों में पकड़ के जेलों में तस्वीरें रिलीज की जाए, ये किसी तरह से ये इंसानियत की तौहीन है। और उन्हें, मेरा जहां तक ख्याल है, ये पर्चा खुद ही खत्म करके उन्हें रिहा करना चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। बाहर कानून अजहर सिद्दीक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और जनरल रिटायर्ड की गिरफ्तारी पर भी उन्होंने कमेंट किया कि बिल्कुल गलत है, अगर कमेंट पास किया जा रहा है, कोई बयान दिया जा रहा है तो उस पर गिरफ्तारी बिल्कुल समय से बाला। बिल्कुल। प्रोग्राम में नाज़रीन लेंगे वक्फा, और वक्फे के बाद दीगर अहम सेगमेंट्स और खबरें शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक, और एक बार फिर से बात करेंगे तुर्की में होने वाले इंटरनेशनल यूरो एशिया एजुकेशन समिट की, जो इस वक्त तुर्की में जारी है। और पाकिस्तान की जानिब से एफसब के रहनुमा वहाँ पर मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान वहाँ पर मौजूद हैं, पूरी टीम वहाँ पर मौजूद है। और जो बैरून ममालिक हैं उन्हें ये बावर कराया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो हायर एजुकेशन है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। और स्पेशली वहाँ पर पाकिस्तानी पवेलियन में कल बहुत से लोग मौजूद थे, बहुत से मुआहदे हुए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ भी। बिल्कुल, और बहुत अहम शख्सियात इसका हिस्सा बनी। चौधरी अब्दुर्रहमान की जानिब से अनवार कल इशाया भी दिया गया। इब्राहिम लकी भी यहाँ पर मौजूद हैं, कवरेज उन्होंने की है, बड़ी स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं, देखिए। इंटरनेशनल यूरेशिया हायर एजुकेशन समिट तुर्की के शहर इस्तांबुल में जारी। कॉन्फ्रेंस के आगाज में एफसब की खिदमत का आलमी सतह पर एतराफ कर लिया गया। सदर एफसब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान को स्टेज पर बुलाकर खुसूसी सुवेनियर पेश किया गया, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज है। इस्तांबुल में होने वाली इस बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पहली बार पाकिस्तानी पवेलियन का इनेकाद किया गया है, जिसमें पाकिस्तान में निजी जामियात की नुमाइंदा तंजीम एफसिब के ज़ेर तमाम मुल्क भर से 18 बड़ी जामियात के स्टॉल्स लगाए गए हैं।
इस्तांबुल में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल नुमान असलम, कॉमस्टेक के कोऑर्डिनेटर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी, टर्किश हायर एजुकेशन कमीशन के नायब सदर डॉक्टर मुस्तफा एदन ने सदर एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान के हमरा पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह किया। Thank you. इससे पहले पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज और यूरोप और तुर्की की कई बड़ी जामियात में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए, जिसके मुताबिक इन यूनिवर्सिटीज के तलबा और उस्ताज़ा एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठा सकेंगे। गैर मुल्की तलबा भी पाकिस्तानी निजी जामियात में तालीम हासिल कर सकेंगे। इन मुआहदों से पाकिस्तान का मुस्बत तशक्कुस उजागर करने के साथ साथ मुल्क में ज़र मुबादला बढ़ने के मौके भी पैदा होंगे। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत एप्सप के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान कर रहे हैं। इस मौके पर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, एजुकेशन नुमाइश में पाकिस्तानी पवेलियन में पहली बार सबसे लाली परचम के साए तले पाकिस्तानी जामियात की काविशें नुमाया हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि पाकिस्तान का जो सबसे लाली परचम है वो इस यूरेशिया जो कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर लहराएगा और पाकिस्तान पवेलियन को पूरी दुनिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जानेंगे कि पाकिस्तान भी हायर एजुकेशन में किसी से पीछे नहीं। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने बताया, तुर्किया हमारा ब्रदर मुस्लिम मुल्क है और इस वक्त मुश्किल में है। एप्सप के प्लेटफॉर्म से ज़लज़ला ज़दगान मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। पाकिस्तानी तालीमी माहिरीन का वफ्द 33 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें मुल्क भर की 18 प्राइवेट सेक्टर्स की यूनिवर्सिटीज के माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के वफ्द में डायरेक्टर डॉक्टर सुमेर रहमान और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आयशा जाहिद, एग्जीक्यूटिव ग्लोबल एंगेजमेंट असदुल्ला शेख, दीगर शुरा में कॉमसेट के कोऑर्डिनेटर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल, एप्सप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुर्तजा नूर, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के वाइस चांसलर और एप्सप के चीफ तर्जमान मियां इमरान मसूद समेत दीगर शामिल हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इब्राहिम लकी की रिपोर्ट नाजरीन आपने देखी। चेयरमैन नई बात नियो नेटवर्क चौधरी अब्दुर्रहमान इस वक्त तुर्किया में मौजूद है और अनवार एजुकेशन से मुतल्लिक वहाँ पर जो हम शख्सियात मौजूद है, अवेयरनेस की भी बात हो रही है और कितना इंपॉर्टेंट ये ट्रिप है इस हवाले से भी, और बड़ा ज़बरदस्त इशाया भी कल रात इनकी जानिब से दिया गया। अच्छा जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सियासी मंजरनामा इशाये पर भी एक रिपोर्ट रेडी की गई है, वो भी देखते हैं एक बार। एप्सप के ज़ेरे एहतमाम इस्तांबुल के बास्फोरस ब्रिज पर खूबसूरत क्रूज में खूबसूरत शाम। पाकिस्तान में तालीम के फरोग के लिए पाकिस्तानी निजी जामियात की काविशें सामने आ गईं। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की जानिब से क्रूज में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के वफ्द को दिए गए इशाये में तुर्क सकाफत के रंग भी बिखर गए। इशाये से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कहना था कि एप्सप के प्लेटफॉर्म से यूनिवर्सिटीज को दुनिया में अपनी ब्रांडिंग करने का मौका मिलेगा। नवंबर दिसंबर में ये ख्वाब सबके साथ शेयर हुआ और ख्याल किया गया कि यार हमें भी पाकिस्तान का झंडा जो है वो बाहर लेके जाना चाहिए और एक पवेलियन में हमें एक पवेलियन लगाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि एप्सप की कोशिशों से बैनुल-अक़वामी समिट में पाकिस्तानी जामियात की कारकर्दगी खुलकर सामने आई है। पाकिस्तानी निजी जामियात ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। हमारा काम है पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया को दिखाना। तो जब हम किसी को पाकिस्तान बुलाते हैं और उसकी मेहमान नवाजी में पाकिस्तान से बढ़ के कोई नहीं। तकरीब से खिताब में सुपीरियर यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर डॉक्टर सुमेर रहमान ने कहा, कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर को फरोग मिलेगा। हम नौजवानों को जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बना रहे हैं। यूनिवर्सिटीज पहचानी जाती है कि वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रही है अपनी ना सिर्फ सोसाइटल लाइफ में बल्कि इकोनॉमिक लाइफ में। तो एप्सप ने हमें जो प्लेटफॉर्म दिया है मैं उसकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इशाये में तमाम यूनिवर्सिटीज के शुरा ने भी खिताब किया और एप्सप की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। have a strong role to play if we can have mobility program for our students, for our faculty, and I'm sure it will help them groom into becoming better individuals. इसमें इतनी स्किल्ड है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं कहता हूँ कि चौधरी साहब और ये जो हमारे जितने वाइस चांसलर यहाँ आए और जितना बड़ा डेलीगेशन यहाँ आया हुआ, उसके में बहुत बड़ी मुबारकबाद। तकरीब के दौरान शुरा में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए और निजी जामियात की कारकर्दगी और मयार तालीम को खिराज तहसीन पेश किया गया।
नाजरीन, ये रिपोर्ट पैकेज आपने तुर्किया से ज़बरदस्त देखा और बड़ी शानदार इवनिंग अनवार रही, बड़ा ज़बरदस्त इशाया रहा और बड़ी एप्सप की जो है वो बड़ी टीम यहाँ पर मौजूद है तुर्किया में थी बिल्कुल। और जिस तरह से हमने कुछ मनाजिर भी देखे जो तुर्किया की एक वो तारीख है, जो सकाफत है, बिल्कुल जो कल्चर है उसके भी मनाजिर यहाँ पर देखे हैं। जिस तरह से क्रूज पर ये इशाया दिया गया, बड़े खूबसूरत मनाजिर थे जो लोग वहाँ पर मौजूद थे। और एजुकेशन को जिस तरह से डिस्कस किया जा रहा है कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन अब अपना एक नाम बना रही है पूरी दुनिया में ही। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ डिस्कस करते हैं। नबिया, फर्नीचर जो है वो घर की एक बहुत ही जरूरी आइटम होती है और उस पर बहुत ज्यादा लोग खवातीन ज्यादा सोचती हैं वैसे इस बारे में, जो कि हम अभी ब्रेक में भी जिक्र कर रहे थे कि जो खवातीन है उनको बड़ा शौक होता है कि वो घर को बनाएं, सवारें, एक एक कॉर्नर के बारे में सोचती थी। और बड़ा अनवार जो स्टाइल है, जो तर्ज है, वो अब तब्दील हो चुका है। एक टाइम था चिन्योटी फर्नीचर को बड़ा पसंद किया जाता था, बिल्कुल, और आए रोज डिजाइन्स चेंज हो रहे हैं। और अभी मॉडर्न तरह का जो फर्नीचर है लोग उसको भी पसंद करते हैं। लोग किस तरह का फर्नीचर पसंद करते हैं, लाहौर में एक स्टोर ओपन हुआ है जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियात भी पहुंची हैं। असदुर रहमान ज़िया की रिपोर्ट है, वो मुलाहिजा करते हैं। घर की सजावट हो या कोई शादी का मरहला, फर्नीचर हर जगह की जरूरत है। किसी भी जगह की दिलकशी और खूबसूरती बढ़ाने में फर्नीचर अहम किरदार अदा करता है। आला मियार का फर्नीचर हर किसी को अच्छा लगता है। इसके अलावा फर्नीचर का इंतखाब आपकी सोच की अक्कासी भी करता है। ताहम फर्नीचर खरीदना एक मुश्किल और सब्र आजमा काम भी है, जिसके लिए खूब भाग दौड़ करना पड़ती है। अच्छा और कम कीमत फर्नीचर मिल जाए तो और भी अच्छा है। फर्नीचर कहां से लें और कैसा लें, ये सबसे अहम है। आज हम आपको एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां फर्नीचर की तमाम तरह की वैरायटी मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर तरीके का फर्नीचर अवेलेबल है। वी हैव मॉडर्न लाइन, वी हैव क्लासिक, तो जिस तरह का भी आप लोगों को पसंद है आप लोग आएँ, ज़रूर विजिट करें और अपने घर को मज़ीद खूबसूरत बनाएं। I think this is a very nice store and it's all consists of all the fancy furniture and I think the pieces are really nice and the aesthetics of the furniture pieces are really nice and I would recommend all my friends and family to come here and look into this store. खास तौर पर अदाकारा रेशम और नताशा ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अदाकारा रेशम ने बात करते हुए कहा, यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। इतना सारा और बेहतरीन फर्नीचर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा अच्छा स्टोर की उन्होंने आज लॉन्च की है और फर्नीचर तो एक ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर जो है वो घर आपको पता है कि नामुकम्मल होता है। तो हर घर की ज़रूरत है जी फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर। और जो लोग टेस्ट रखते हैं, जिनका ज़ौक़ है, जिनको शौक़ है घर सजाने का, यहाँ से ज़रूर अपने घर के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदें, क्योंकि मैंने पूरा देखा है स्टोर, बहुत ही अच्छी कलेक्शन है बेड्स की, साइड टेबल्स की, हॉलवे टेबल्स की, हर तरह का फर्नीचर जो है यहाँ पे मौजूद है। आज मैं ये फर्नीचर शोरूम में आई हूँ। बड़ा अच्छा फर्नीचर है, इनके 3 फ्लोर्स हैं, तो इससे बड़ी एक डाइवर्सिफाइड लुक आती है। तो जितने भी लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं, यू नो आर्किटेक्ट्स को बहुत इस तरह का फर्नीचर चाहिए होता है टू यू नो गेट फॉर होम्स एंड ऑफिसेज एंड स्टफ। तो आई थिंक बहुत वैरायटी होगी और लोकेशन बहुत अच्छी है। आप लोग जरूर आएं और इसको चेकआउट करें। साइड टेबल, सोफा सेट, बेड, ऑफिस की आरामदेह कुर्सियां या फिर सोफा कम बेड और हर तरह का फर्नीचर एक ही छत तले मुहैया किया जा रहा है। आज इस फर्नीचर के मारूफ ब्रांड की ग्रैंड ओपनिंग तकरीब रखी गई थी, जिसमें शहरियों और फर्नीचर से दिलचस्पी रखने वालों ने खुसूसी शिरकत की। आज मैं फर्नीचर के लॉन्च पे आई हूँ और जैसे कि आप सबको पता है कि फर्नीचर हर घर की ज़रूरत है, तो मुझे बहुत अमेजिंग डिज़ाइंस लगे हैं। फ्रॉम टॉप क्लास बेडरूम फर्नीचर टू लाउंज फर्नीचर टू गेस्ट रूम फर्नीचर, बहुत अच्छी वैरायटी है, कलर स्कीम्स बहुत अच्छी हैं और बहुत मॉडर्न है, मतलब बहुत अप टू डेट है। तो मैं सबको यही रिकमेंड करूँगी कि अपने घरों का फर्नीचर आए, यहाँ से बाय करें। बहुत ज़बरदस्त फर्नीचर है, बड़ी अच्छी क्वालिटी है और मच नीडेड। इस वक्त पाकिस्तान में इस लेवल के फर्नीचर की, इस क्वालिटी की बहुत ज़रूरत थी और बड़ी अच्छी बात है इन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया और हम उम्मीद करते हैं कि हमें एक अच्छी प्राइस पे अच्छा फर्नीचर मिलेगा।
लोगों ने इस मौका पर न सिर्फ फर्नीचर के आला म्यार को सराहा, बल्कि एक छत तले फर्नीचर की उम्दा रेंज की दस्तयाबी को खुशाइंद करार दिया। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के हमरा खुसूसी रिपोर्ट, असदुर रहमान, नियो पाकिस्तान। आई एम श्योर आपको भी काफ़ी आइडियाज़ मिल चुके होंगे अगर आप अपने घर को एक मरतबा फिर से रिफर्निश करना चाह रहे हैं। मुल्की सियासी मंजरनामे का आप ज़रा तस्करा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है और कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। खान साहब ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जो एक फ़िज़ा बनी हुई है, शायद 90 रोज़ में भी इंतखाबात ना हो। तो पहले खान साहब की गुफ्तगू सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब आज फैसला किया तो मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहता हूं कि कौम आपके साथ खड़ी है। कौम इस मुल्क में तरसी हुई है इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। लॉ मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है शर्मनाक है। फिर से जुडिशरी को तकसीम करने की कोशिश की, जबकि 5 मेंबर बेंच ने सब ने एक ही चीज कही कि 90 दिन से आगे नहीं जा सकता, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन एक फिजा मुल्क में बनी हुई है कि फिर भी शायद 90 दिन में इलेक्शन ना हो। सैटरडे को, हफ्ते को, मगरिब के बाद हम पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। और इसके बाद खान साहब ने जेल भरो तहरीक को भी खत्म करने का ऐलान किया। तो हमने देखा कि कारकुनों की भी जान में जान आई है जो कि बेचारे जेलों में मौजूद हैं, वो रिहाई के तलबगार भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कहा जा सकता है कि इससे तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की जीत हुई है। सीनियर एनालिस्ट सैयद काजी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इमरान खान साहब को अभी भी ये डाउट है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो अब सुप्रीम कोर्ट के दिए गए टाइम के अंदर भी इलेक्शन नहीं कराएगी। क्या देखें, इलेक्शन वो नहीं करवाना चाहते क्योंकि उन्हें ये एहसास है कि वो हार जाएंगे। लेकिन बात ये है कि ये जो अभी इलेक्शन हुआ है, आखिरी इलेक्शन हुआ है, जिसमें ये मोहसिन लगारी इसको पता मिली है जी, ये क्या ये यानी मोहसिन लगारी ने जिस कुशकश दी है हमार लगारी को, वो उसका अजीज है। बात यह है कि क्या किसी लगारियों के बगैर इस मुल्क का कोई आम आदमी भी इलेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान की इस वक्त बहुत फॉलोइंग है, उसके पीछे लोग हैं, उसको वोट भी देना चाहते हैं। लेकिन यार जिन लोगों को हम वोट देते हैं उनका इस मुल्क के अवाम से क्या ताल्लुक है? हाँ, बाकी ये अगर आप आते हैं इस पे आइन पे आते हैं तो ठीक है, आइन में जो है खान साहब इलेक्शन मांग रहे हैं तो उनको अच्छा दे दो। अच्छा उनको मिल गए, इलेक्शन हो गया, फिर क्या होगा? क्या इस मुल्क के पिसे हुए अवाम को इंसाफ, रोटी, तालीम, छत मिल जाएगा? वो भी वो खान साहब ये दे सकते हैं? या खान साहब के साथ जो लोग हैं, मैं खान साहब का मुखालिफ हूं उनका, मगर मैं ये कहता हूं कि इलेक्शन का मतलब है कि इस मुल्क के लोगों को इंसाफ मिले जी। और मैं जब ये कहता हूं कि उनको इंसाफ मिले तो इशराफिया के 2 लड़ते हुए धड़ों में किसी एक को साहब, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी सियासतदान की इस वक्त तरजीहात हैं कि लोगों को इंसाफ मिले, उनके लिए आसानी हो? मान लेते हैं कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात जीत भी जाती है, लेकिन जो इस वक्त मुल्की मंजरनामा सूरत हाल है, IMF ने क्या पाकिस्तान का महंगाई हम देखेंगे कितनी ज़्यादा बड़ी है, IMF की शराइत इस वक्त इतनी ज़्यादा सख्त है, चीन के अलावा कोई दोस्त ममालिक मदद करने को इस वक्त तैयार दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में तहरीक इंसाफ कौन सी जादू की छड़ी चला देगी और कौन सा तीर मार लेगी कि अवाम के या मुल्क के हालात तो है वो रातों रात बेहतर हो जाएंगे? इसका मतलब है कि सिर्फ कुर्सी के बारे में सोचा जा रहा है, प्लान तो कोई नहीं दिया, चाहे PTI हो चाहे कोई और जमात हो। मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि एक इस पेट्रोल की कीमत को आम आदमी की जेब से जोड़ सकते हैं। इस मुल्क के 65% जो यूथ है उसको कुछ मिलेगा? मैं बिल्कुल किसी दोनों साइड पे नहीं हूँ। मैं ये बात मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं, ना मरियम का हूँ ना इमरान खान का हूँ जी। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इस मुल्क के लोगों को कोई आसानी मिलेगी
44 रुपए का यूनिट मिल रहा है, जिसको ये 60-70 रुपए का करने जा रहे हैं, तो क्या उसको कोई कम कर सकता है? इमरान खान कर सकता है? तो इन्होंने क्या करना है? इन्होंने तो महंगा किया। आज इस मुल्क में इस जिल्लत और इस बर्बादी जो आमिर खान का मुकद्दर बन गई है, वो तो इन्होंने किया मिलजुल के, पीपल्स पार्टी ने किया, मुस्लिम लीग ने किया। हाँ, अगला सवाल कि क्या इमरान खान कर देगा? उधर भी वही लोग बैठे हैं, इधर भी वही लोग बैठे। मैं ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क में अब या खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड, मेरे मुंह में खाक कि ये यहाँ पे डिफॉल्ट हो रहा है, जो हम तो क्या रोके, ये खुद ही रोक सकते, तो हमने क्या रोका? ठीक है काजी साहब, लेकिन अभी करंट सिनेरियो में आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो दीगर जमातें हैं पीडीएम की, किस तरह से इलेक्शन में जाएंगी? जितनी महंगाई हो चुकी है, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में नून लीग का जोर तोड़ना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरकार ये करके दिखाया है। ये कितनी बड़ी कामयाबी है पीटीआई के लिए और कितनी ज्यादा अभी मुश्किलें खड़ी हैं नून लीग के लिए? ये कामयाबी पीटीआई की नहीं है, ये नाकामी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और उन पार्टियों की नाकामी है। इमरान खान का वोट इन लोगों की नफरत का वोट है, इन लोगों से बेजारी का वोट है। इन लोगों ने जो इस मुल्क के अवाम के साथ 30-40 साल किया है और अपने माल बनाए हैं, इनके बच्चे सिर्फ लायक हैं यार कि जाके वलायत में और वहां जाके इनकी प्राप्तियां हों। मेरे इस मुल्क के बच्चे जो पढ़ के और उनके बाप फीसें दे के और उनको बेरोजगारी के जहन्नुम में धकेल रहे हैं। ये किसकी कामयाबी? इमरान खान की मकबूलियत कम और इनकी नफरत ज्यादा है। इनसे लोग नफरत करते हैं और ठीक करते हैं, जिन्होंने इनको उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। इमरान खान का जो वोट है वो उसकी मोहब्बत या उसके नजरिए में भी कुछ नहीं है। उसके साथ भी जो है वो सारे वो सरमायादार और ये लोग बैठे हुए हैं। तो काजी साहब, ये तर्ज सियासत आपको ठीक लगता है? जिस तरह से हमने माजी में देखा कि आसिफ अली जरदारी या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक दूसरे के खिलाफ जिस तरीके से सियासत करते थे या इल्जामात लगाते थे, इमरान खान साहब उसे 100% ज्यादा जो है वो नफरत या जो उनके जुमले हैं वो उगलते हैं इन सियासी रहनुमाओं के अगेंस्ट। लेकिन होना तो ये चाहिए ना कि मुल्क के बारे में बात होनी चाहिए, पूरे सर्कमस्टांसेस जो इस वक्त मुल्क के हैं, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? वो नफरत ठीक है, लेकिन आगे की बात करो। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो रोटी कपड़ा मकान लिखा हुआ है, वो कहाँ है पीटीआई के उसके मंशूर में? देखो ना, नफरत का वोट इमरान खान ले रहा है और इस वक्त वो बहुत पॉपुलर है। इस वक्त वो इलेक्शन लड़ेगा, इनकी जमानतें जब्त करा दें। लेकिन बात ये है कि आगे की कहानी की बात करो, वो क्या दे रहा है? वो क्या हमें वो हकूक दे सकते हैं जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 40 तक जो हमारे हकूक लिखे हुए हैं, कोई देने वाला है? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, वो भी नहीं है। और जब मैं दोबारा बात करता हूँ कि जब मैं खान साहब से मिला लास्ट टाइम, तो मैंने उनकी खिदमत में अर्ज किया कि हुजूर, ये लोग आप पावर में कल आ जाए, कल आपको पावर मिल जाए, तो क्या आप इस मुल्क के अवाम को 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है हमें दे सकेंगे? वहां लिखा हुआ है आर्टिकल 38B, आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि यहाँ इस रियासत का फर्ज है कि यहाँ इंसान भूख से न मरे, इंसान को छत मिले, इंसान को सेहत मिले। हाँ, आज आपको मैं अप्रिशिएट, जब मैंने उनसे ये बात की तो मुझे उन्होंने कहा कि जी मैंने 10 लाख रुपया मैंने दिया, और ठीक, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उसकी तारीफ करता हूँ कि मैंने पेशवान लोगों को देखा जिन्होंने इलाज करवाया उस पैसे से। अगर बात ये है हमें परमानेंट हल चाहिए, हमें स्टाफ, बिल्कुल परमानेंट हल इसका निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट एंकर पर्सन सैयद काजी हमारे साथ इश्यन थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाज फतियाना ने भी हमें शो में ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ तो बहुत पहले से इलेक्शन की तैयारी में है और जो दीगर जमातें हैं वो इस वक्त तैयार नजर नहीं आ रही। कल के फैसले के बाद अब क्या भरपूर तरीके से जो इलेक्शन कैंपेन है उसका आगाज कब से किया जाएगा?
जी आपकी बात दुरुस्त है। हम तो डे फर्स्ट से इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पूरे मुल्क में एक जलसों का तसलसल तय हुआ, फिर रैलीज़ हम तकरीबन हर महीने ही निकालते हैं थ्रू आउट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ख़ासतौर पर, बाकी सूबों में भी। और अवाम की तायद हमें हासिल है, जिसका एक यार्ड स्टिक क्राइटेरिया या जो टेस्ट है वो इंतखाब होते हैं। ज़िमनी इंतखाबात हुए पंजाब में 17 जुलाई को जो इंतखाबात हुए, 20 में से 15 नशिस्तें, 75% रिजल्ट। उसके बाद 10 अक्टूबर को जो इंतखाबात हुए ज़िमनी, उसमें 80% रिजल्ट। और अभी जो ताज़ा तरीन इलेक्शन जामपुर ज़िला राजनपुर में हुआ है, उसमें हमने बहुत लंबी लीड से सीट ली है। तो ये इससे अंदाज़ा हो गया है अवाम को भी और हमारे मुखालफिन PDM को भी, तभी तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो ऐसा हुआ नहीं कि एक जमात का हम इलेक्शन लड़ने को तैयार ही नहीं है। तो दूसरा ये कि उनका जो वर्कर है वो बहुत डिमोरलाइज हो चुका है। वो अपनी लीडरशिप को भी कहता है कि कैसे आप लोग हैं कि वो कहां से कहां पहुंचा दिया। रियाज साहब, क्या इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर गवर्नमेंट में आती है तो हालात तो नहीं बदलेंगे ना? वही मुआशी बहरान है जिसका हम सामना कर रहे हैं। डॉलर की कीमत उतनी ही, रुपए की कदर उतनी ही नीचे है, पेट्रोल प्राइसेस उतनी ही। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आके क्या मुआशी प्लान देगी? तो इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सपोर्टर है वो पीछे नहीं हटेगा, जिस तरह से नून लीग का आप अभी तस्करा कर रहे हैं? जी आपकी बात दुरुस्त है। एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें दरपेश होगा, लेकिन असल बात है एतमाद। जब आप एतमाद करते हैं किसी शख्स पे, किसी जमात पे, किसी हुकूमत पे, तो अवाम खुद उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है। क्योंकि हमारी जो अवाम है पाकिस्तान की, उसने कभी मायूस नहीं किया। अगर जमहूरियत ख़त्म तो 8-10 सालों के बाद पाकिस्तान की अवाम ने उसको तब्दील किया है वापस डेमोक्रेसी में। और अभी भी आप देखें कि 60% यूथ है पाकिस्तान की, जिनकी वाज़ेह मेजॉरिटी हमारे साथ है। बहुत बड़ा एसेट है हमारे पास, एजुकेटेड लोगों की भी कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है डेडिकेशन, कमिटमेंट, और वो हमारे वर्कर में मौजूद है, हमारी टीम में भी मौजूद है और लीडरशिप में भी। और आप देखेंगे कि जैसे हमें हुकूमत मिलती है, पहले मरले में हमने तो कहा था इकट्ठी इलेक्शन करवा लें, अभी भी टाइम है वफाकी हुकूमत के खिलाफ कि कौमी असम्बली को अगर तोड़ दे तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बली का इकट्ठा हो सकता है। क्योंकि अभी ठीक है, लेकिन रियासत कल के फैसले के बाद भी अभी इन खदशात का इजहार किया जा रहा है PTI की जानिब से भी, और जो हुकूमत का परसेप्शन कल से सामने आ रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर इंतखाबात नहीं होते तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का क्या मौक़िफ़ होगा, क्या लायामल होगा, उसके लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं? फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का नाम तब्दील करना पड़ेगा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बजाय बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि अगर आइन कानून की बालादस्ती ख़त्म हो जाएगी, सबसे सीनियर इदारा जो आइन की तशरीह करता है, कस्टोडियन है पाकिस्तान के आइन कानून और अवाम के फंडामेंटल राइट्स का, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, लेकिन रियासत बतौर पार्टी क्या लायामल होगा आपका? जी फिर मेरा ख्याल है कि उसके बाद हम सड़कों पर होंगे और उसके लिए पार्टी मुनासिब फोरम पे मुनासिब वक्त में फैसला करेगी। हम तो पहले ही सड़कों पर हैं पिछले कई माह से, फिर दोबारा। लेकिन इस दफ़ा हम सिर्फ हमारे वर्कर नहीं होंगे, पूरे मुल्क की आवाम भी हमारे साथ खड़ी होगी और एक ऐसा रेला आएगा कि फिर मेरा ख्याल सबको बहा कर ले जाएगा। हर उस शख्स को जो आवाम के रास्ते में खड़ा है, महंगाई दे रहा है, उसको जमहूरियत से महरूम कर रहा है, इंसानी हकूक़ से महरूम कर रहा है। और लेकिन आइन का आर्टिकल 14 जो है ना, वो डिग्निटी ऑफ मैन की बात करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट हर इंसान का बुनियादी हक है। उसको भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से तजलील इंसान की पाकिस्तानी की जा रही है। और हम तो पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद करने जा रहे थे, इकॉनमी को ठीक करने जा रहे थे, रियासत मदीना बनाने जा रहे थे, एहसास प्रोग्राम के जरिए इस्लामी फलाई रियासत बनाने जा रहे थे। हमने किया भी सही, हालांकि हमें कोरोना का बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश था, हालांकि तबाह हाल मैशत हमें संभालना पड़ी। और हम अपने कौम ने देख लिया कि ये बड़े कारीगर बनते थे। 13 जमातों ने क्या मुल्क को दिया? महंगाई का एक बहुत बड़ा एक दलदल है जो पूरी कौम धंसी हुई है। बिजली, गैस, पानी, तेल, पेट्रोल, आटा, घी, चीनी, रोटी खाने से भी अवाम तंग है। तो इन हालात में कौम इनकी शक्ल देखना नहीं चाहती। यही बात है, एक तरफ एक जमात खड़ी है, एक लीडर खड़ा है, दूसरी तरफ 13 जमातों का एक फ्रंट है बहुत बड़ा, और उनको बहुत से लोगों की बिल्कुल ऐसे में चाहिए कि इमरान खान साहब जब रोजाना वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हैं तो उनको भी चाहिए कि वो जब अवाम से गुफ्तगू करें तो वो ना सिर्फ सियासी लीडरान पर तनकीद करें बल्कि अवाम को किस सूरत में रिलीफ दिया जाएगा। आई थिंक ये भी गुफ्तगू लाजमी होनी चाहिए। अच्छा रियाज साहब, जो राना सनाउल्लाह है उनकी स्टेटमेंट में हम किसी किस्म की तब्दीली नहीं देख रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक वो रोज बात करते हैं और खान साहब के खिलाफ बहुत सारे हम देख रहे हैं कि केसेस भी चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो भी सकती है।
तो ऐसी सूरत हाल में मज़ाहमत करेंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, या क्या लाया अमल होगा? जी, यकीनी तौर पर हमें अदालतों पे एतमाद है और हमने तो पहले ही कहा है पूरी कौम को कि अवाम को अदालतों के पीछे, जजों के पीछे खड़ा होना चाहिए जो मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती करना चाहते हैं और रूल ऑफ लॉ और रिट ऑफ लॉ कायम करना चाहते हैं। तो बिल्कुल हमें तवक्को है कि अदालतें हमें रिलीफ देंगी, और क्योंकि अदालतों पर हमें एतमाद है। दूसरा ये कि स्ट्रीट पावर सबसे ज़्यादा हमारे पास है, यूथ सबसे ज़्यादा हमारे साथ है, और सड़कों पे अवाम तो पहले ही अपना सख्त, बेजार, परेशान, मायूस और मौजूदा हुकूमत की नाकस कारकर्दगी पे इनसे नाला है। और जब हम आवाज़ देंगे तो फिर मेरा ख्याल है इतनी बड़ी तहरीक उठेगी, अवाम की तहरीक, जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है रियाज साहब, पंजाब में हमने देखा कि नून लीग का जोर तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें बहुत हद तक कामयाब हो चुकी है। आप इसको किस तरह से कमेंट करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कामयाबी है, या फिर PDM की जो तमाम जमातें हैं उनकी नाकामी है, जो बढ़ती हुई महंगाई है वो उनके लिए नाकामी का बाइस बन रही है? दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। अवाम देखती है कि मौजूदा जो इत्तेहाद की हुकूमत है इसने कौम को मायूस किया है, महंगाई रोकते रोकते डबल महंगाई कर दी है और मुल्क अमलन डिफ़ाल्ट कर चुका है। इनके एक मोतबर वफाकी वज़ीर दिफा खुद मान चुके हैं तकरीर में कि मुल्क डिफ़ाल्ट कर चुका है। टेक्निकली डिफ़ाल्ट उस दिन हो गया था जब हज़ारों कंटेनर रोक गए थे पोर्ट्स पर और कोई बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देने को तैयार नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि अब तो एक और फिर हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। अभी एक नया तूफान आने वाला है महंगाई का, बिजली की कीमतें डबल होने जा रही हैं, गैस की भी, और हर चीज़। अंदाज़ा करें गरीब मुल्क होने के बावजूद लोग आटा लेने के लिए कतारों में खड़े हैं। 2 लोग शहीद भी हो गए, पाँव तले रूंधे गए सिंध के अंदर। तो स्मगलिंग अपने जोबन पे रहे, किसने रोकना है? फेडरल गवर्नमेंट ने स्मगलिंग बॉर्डर्स पे रोकना था। तो पाकिस्तान से सभी कुछ दाएं बाएं आगे पीछे हो रहा है। तो फिर दूसरा ये है कि अवाम ये भी देखती है कि लीडरशिप क्या है। जो हमारा लीडर है उसका ना मुल्क बैरून मुल्क का असासा है, ना बैंक अकाउंट है, ना उसे ECL में आने पर खौफ है, ना वो जेल से घबराता है। रियाज साहब, जेल का आपने जिक्र किया, जेल भरो तहरीक भी इख्तिताम पजीर हो रही है। कल इमरान खान साहब इसका ऐलान भी कर चुके हैं। जो मकासद हासिल करना चाहते थे वो पूरे हो चुके? जी, काफ़ी हद तक हमें रिलीफ महसूस हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के कल का जो फैसला था वो एक ताज़ा हवा का झोंका है जो अब मुल्क की आवाम को मिला है। कुछ उनके इरादे और बुलंद हुए हैं और इसलिए हमने जेल भरो तहरीक को मुअत्तल कर दिया, ख़त्म कर दिया। और जो हमारे बहुत सारे रहनुमा और कारकुन, क्योंकि हमने सारे मुल्क को तो कॉल दी नहीं थी, पहले लाहौर को दी थी। और जिन सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, आजम स्वाति, शाह महमूद कुरैशी और दीगर, उनकी रिहाई के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, क्योंकि वो सेक्शन 144 की वायलेशन सेक्शन 188 के तहत मुकदमा दर्ज हैं जो बेलेबल हैं। तो हमने तो बेल अप्लाई नहीं की थी, लेकिन जब अब जमात ने फैसला कर लिया है कि हमने गिरफ्तारियां बंद और लोगों को बाहर निकालना है, तो मेरा ख्याल आज थ्रू आउट जहाँ जहाँ लोग गिरफ्तार हैं जेल उनसे निकालने के लिए बेल एप्लीकेशन मूव हो जाएंगी। ठीक है रियाज साहब, ये बताइएगा, जब से हम देख रहे हैं कि परवेज इलाही साहब PTI में जम हो चुके हैं, PTI को वो ज्वाइन कर चुके हैं, तब से वो मंजर आम पर नहीं हैं। ये मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो उनकी तबीयत भी कोई नासाज थी कुछ दिनों में, पॉसिबिलिटी है, लेकिन शायद आराम फरमा रहे हों या ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हों कि एक बड़ी पार्टी में आ गए हैं, तो रिलैक्स भी बंद हो जाता है बड़ी पार्टी में आने के बाद। लेकिन जो इख्तलाफात थे उनके फवाद चौधरी के साथ, वो तमाम मामला सेटल डाउन हो चुका है। देखें, सियासत में कोई ऐसी बात नहीं होती। एक वक्त था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उनके बारे में क्या कहा था, और एक वक्त देखा आपने कि वो पीपल्स पार्टी के साथ नायब वज़ीर आज़म और मखदूत हुकूमत में काफ लीग और पीपल्स पार्टी थी। एक वक्त था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में दस्तो गिरेबां थे और उनके एक लीडर कहते थे कि मैं जरदारी साहब को घसीटूंगा पूरे इलाके। फिर देखा कि जप्पी डाल के बैठे हुए थे। तो ये सियासत में कोई ज़ाती दुश्मनी किसी की होती नहीं है, और सियासत में कल का दुश्मन आज का दोस्त और आज का दोस्त कल को मुखालिफ होता है, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाज फतियाना हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं किया जाता और मुकर्रर वक्त में इलेक्शन नहीं करवाए जाते, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर होगी और सड़कों पर बैठकर ही इस चीज़ का फैसला फिर किया जाएगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो नाज़रीन, महंगाई का रोना है कि हर कोई इस वक्त रोता दिखाई दे रहा है। जिस चीज़ की कीमत पूछें वो आसमान से बातें कर रही हैं और ये तासुर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो अब रिपोर्ट सामने आई है उसमें अनवार मुल्क में महंगाई की जो शरह है वो 43 साल की बुलंद तरीन सतह 31.5% तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल। इससे पहले अप्रैल 1975 में महंगाई की शरह 29.3% थी और अब ये रिकॉर्ड भी टूट चुका है। इदारा शुमारियात की जानिब से माहाना महंगाई के आदाद शुमार जारी किए गए, जिसके मुताबिक एक माह के दौरान जो महंगाई की शरह में 4.3% मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक तरफ हम देखते हैं अगर डॉलर की प्राइस नीचे आती है तो दूसरी जानिब हुकूमत पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनको बढ़ा देती है, तो वो बात वहीं की वहीं रह जाती है और अब दोबारा से डॉलर का रेट भी ऊपर जाना शुरू हो गया है। तो अब हुकूमत के जो अपने इदारे हैं, इदारा शुमारियात का ये बताना है कि एक महीने में शहरों में चिकन 19.8%, खुर्दनी तेल 17.2%, घी 16.5%, जबकि जो ताज़ा फल है वो 15.1% तक महंगे हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो सब्जियां हैं वो भी 14% महंगी हो चुकी है। जो दाल चना है जिनको सबसे सस्ता तस्वुर किया जाता है सब्जी और दाल को, वो भी महंगी हो चुकी हैं। दाल माश वो भी 10.3% महंगी हो गई है। गुज़श्ता एक साल में कुकिंग ऑयल की कीमत में 51% इजाफा हुआ है, खुर्दनी घी में इजाफा हुआ है, सब्जियों में हर चीज़ में इजाफा हुआ है। इवन अब मैं कंपेयर करती हूँ, जब ग्रोसरी स्टोर जाते हैं तो सेलिना जब पैदा हुई थी और उस टाइम पे जो डायपर्स या दूध या दीगर अशिया की कीमतें थी, और अभी मैं देखती हूँ हर चीज़ अनवार डबल ट्रिपल तक पहुँच चुकी है। और ये तो चले हम दूध और डायपर या जो लोग इसको लग्जरी समझते हैं कि ये चीज़ें हैं ना कि आप घर का चले या गाय का दूध पिलाएं, लेकिन आप देखेंगे कि टमाटर, प्याज, लीमू ये कहां पर गया। आगे जब रमजान आना है तो हमारे यहाँ जो रमजान बाजार लगते हैं गरीब आदमी की पहुंच में वो भी नहीं होते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जिस तरह से चीजों की प्राइसेस बढ़ रही हैं, हर चीज इस वक्त लग रहा है कि एक लग्जरी आइटम है। अगर आप पेट्रोल की कीमत देख लें तो जिस हिसाब से पेट्रोल पर लीटर मिल रहा है तो इस तरह से लग रहा है कि वो भी कोई लग्जरी आइटम है। और अगर चिकन की हम बात करें, बिल्कुल चिकन एक बड़ी कॉमन सी चीज है जो कि हर घर में बनती थी पहले। गरीबों में, मुतवस्सित तबके में और अमीरों में कॉमन सी चीज थी कि हर बंदा ये खाता है। उसकी फॉर्म्स अलग हो सकती हैं, कोई फास्ट फूड खाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि चिकन की कीमतों में 100% इजाफा हुआ है। मेडिसिन को हम कैसे, मेडिसिन आप देखें, मेडिसिन इतनी नायाब हो चुकी है, वैसे ही कीमतें वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। तो बहरहाल ये उस हिसाब से तनख्वाहें भी नहीं बढ़ रही, तो और लोगों को जो मैनेज करने में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो लोगों की कुव्वत खरीद है वो मुतासिर हो रही है, क्योंकि अभी आदादो शुमार में पेट्रोल है, डीजल है, डॉलर है, बिजली की बात करें, गैस की बात करें, LPG की बात करें, तो ये तमाम चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। कोई भी ऐसी आम चीज़ नहीं है जो कि आवाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और उसकी प्राइसेस भी बिल्कुल रीजनेबल रखी जाए। तो हर चीज़ की कीमत में ही इजाफा किया जा रहा है। बिल्कुल। अब प्रोग्राम में अनवार आगे बढ़ते ही तो हमने महंगाई का तस्करा किया कि महंगाई की बुलंद तरीन सतह पर मुल्क की तारीख की पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हैं और कुछ सेहत के हवाले से बात करते हैं। जब हम अपनी सेहत की बात करते हैं तो हमारे जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन जो है वो एक बहुत ही अहम रोल अदा कर रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह इंसानी जिस्म में जिगर का जो काम है वो एक अहम और हसास तरीन अज़ू है, जो खून बनाने, खून की सफाई और पूरे जिस्म में इसकी तरसील का काम बखूबी करता है। और ग़िज़ा के हाज़मे के हवाले से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट इसका किरदार है। और जिगर जो है नाजरीन, ये ग़िज़ाइयत से इस ग़िज़ाइयत को पूरे जिस्म में पहुँचाने के हवाले से खून को शक्ल देता है और जिगर सेहतमंद खून की जिस्म में तरसील, जबकि गंदे खून को भी बॉडी से अलग करता है, डिटॉक्स करता है। बिल्कुल। इसलिए अगर हम बात करते हैं अपनी मजमूई सेहत का, तो वो ऑब्वियसली हर ऑर्गन का काम ठीक से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह जो हमारी जो मजमूई सेहत है उसका जो इन्हिसार है वो सेहतमंद जिगर पर भी होता है, क्योंकि जो जिगर की खतरनाक बीमारियां हैं वो जानलेवा भी होती हैं। जिगर का कैंसर जिस तरह से हम देख रहे हैं अब आए रोज़ बढ़ता चला जा रहा है, जिससे निजात के लिए ट्रांसप्लांट जैसे एक मुश्किल सूरत हाल से गुजरना पड़ सकता है, तकलीफ से भी है, लोगों के लिए अफोर्डेबल एक्सपेंसिव भी है। और पाकिस्तान में भी अभी उस तरह से बड़े पैमाने पर उसका ट्रीटमेंट जो है अभी तक शुरू नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर हेपेटाइटिस जैसे मर्ज हैं, करोड़ों पाकिस्तानी उसमें मुब्तला हैं,
तो इस तरह इन तमाम हालात में जिगर को सेहतमंद कैसे रखा जाए, और अगर किसी को जिगर का आर्जा है तो फिर उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए? क्या होता है कि जो हमें सिम्टम्स रूनुमा होते हैं तो हम अपनी सेहत के हवाले से बड़े कैजुअल होते हैं, केयर फ्री होते हैं, केयरलेस होते हैं, जब तक मर्ज इतना बढ़ नहीं जाता है। फिर अच्छा हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी हम कॉम्प्रोमाइज अपनी ग़िज़ा में नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, इसी हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है माहिर अमराज जिगर डॉक्टर अफान कैसर साहब। डॉक्टर अफान, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। जिगर बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये तो हमने शेयर करने की कोशिश की, आप मजीद इसमें ऐड कीजिएगा। और क्यों वीक हो जाता है, क्यों जिगर बीमार पड़ जाता है, कौन सी गलतियां कोताहियां हम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये लिवर इफेक्ट होता है? थैंक यू नबीहा एंड अनवार। एक्चुअली लिवर जो है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स इन द बॉडी। लोग दिल का दर्द कहते हैं, हम जिगर वाले जिगर का दर्द कहते हैं, क्योंकि जिगर जो है इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन हार्ट, क्योंकि इससे जो क्रॉनिकली इल होते हैं जी, आपकी जो डाइट है, और पाकिस्तान में जो हेपेटाइटिस बी और सी फैल रहा है, ये बराह रास्त जिगर को अफेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान में फैटी लिवर बहुत ज्यादा आम हो रहा है, और फैटी लिवर जिगर को ऐसे ही डैमेज करता है क्रॉनिकली जैसे अल्कोहल करती है। अगर जिगर को हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं, यानी कि वो चेंजेस जिगर में आ जाना जो अल्कोहल के बगैर आई, और अल्कोहल से आए तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज होती है। तो पाकिस्तान में जो फैटी लिवर है ये भी अल्टीमेटली नैश करता है और फिर लिवर सुकोड़ देता है, और हेपेटाइटिस बी और सी भी यही करती है। और जब जिगर सुकड़ जाता है, पेट पे पानी, खून की उल्टी, बेहोशी की दौरे, इन जैसी अलामात होती हैं, जॉन्डिस हो जाता है, तो फिर पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ती है। और जिगर पैवंदकारी पाकिस्तान में आम हो चुकी है, वी आर डीलिंग विद इट, और पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट अब कोई अनहोनी बात नहीं है, और ना ही इस पे कोई बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, ओबेसिटी बहुत बड़ी रीज़न है अब इसकी, जिस तरह से आप डिस्कस कर रहे हैं, और अब हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो जनरेशन है वो पूरी तरह से फास्ट फूड इस्तेमाल कर रही है, फ्राइड खाने खाते हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होनी चाहिए इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए वो नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। 30% जो लिवर ट्रांसप्लांट अब तक पाकिस्तान में हुए, मैं आपको पाकिस्तान में हुई भी रिसर्च का हवाला दे रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज आई एम अ लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन, मैं गंबट लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के साथ एफिलिएटेड हूँ। 30% जो लिवर ट्रांसप्लांट हुए हैं वो नैश की वजह से हुए हैं, यानी कि फैटी लिवर के बाद जो जिगर सुकड़ा है। बाकी कॉजेस फिर अलग हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी सी बहुत कॉमन है। सिंध और बलूचिस्तान में हेपेटाइटिस बी ज्यादा कॉमन है, वजह वैक्सीन ना होना हेपेटाइटिस बी की, लोगों को पता ही ना होना, और हेपेटाइटिस सी से ज्यादा पंजाब में और केपीके में तबाही आई है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में। अच्छा डॉक्टर अफान, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं बार बार के जिगर का सुकड़ना और ये तकलीफ अमल, इसके कोई सिम्टम्स होते हैं और ये क्यों हो रहा है? फैटी लिवर की भी आपने बात की, ये क्या रीजंस क्या हैं इसकी? देखिए, फैटी लिवर की तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हमारा बैड लाइफस्टाइल है। यही जंक फूड, गंदा खाना खाते चले जाना, जैसे ही पेट पे चर्बी आती है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर अफान, गंदे खाने का जब हम जिक्र करते हैं तो गंदे खाने से मुराद आप क्या लेते हैं? मैं चाहूंगी जरा बात करें खुल के ताकि लोग समझ भी पाएं, क्योंकि हम तो समझते हैं कि हम घर का खाना खा रहे हैं, बड़ा बेहतरीन खा रहे हैं, रोज गोश्त खा रहे हैं, तो इससे अच्छी ग़िज़ा और क्या हो सकती है? देखिए, गंदे खाने से मुराद है गंदा तेल, गंदा घी और उसका एक्सेसिव इस्तेमाल। अभी आगे रमजान आ जाएगा, आप देखेंगे लोग अपनी सेहत नहीं देखेंगे, टूटेंगे समोसे, पकौड़े, जलेबियां, इन सब पर, और बेशबहा खाएंगे। हम एक्सेसिव कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, और उन एक्सेसिव कैलोरीज की वजह से जैसे हमारे पेट के ऊपर चर्बी आती है, वैसे ही जिगर के ऊपर भी, इसको हम फैटी लिवर कहते हैं। और पाकिस्तानियों की अक्सरियत इस बीमारी से वाकिफ है, लेकिन वो इसको इग्नोर कर देती है। और यही फैट अगर कॉन्स्टेंटली जिगर पर रहे तो ये जिगर के अंदर जो है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस शुरू कर देता है, और ये लिवर के अंदर बहुत सारी चेंजेस लानी शुरू कर देता है, और अल्टीमेटली ये जिगर को फिर सिरोसिस की अमल की तरफ ले जाता है, यानी जिगर सुकड़ जाता है। तो डाइट की जहां तक आपने बात की, वो तमाम जंक फूड, वो तमाम खाने जो बाजारी हैं, वो तमाम चिकनाई ज़दा खाने, वो तमाम
खाने, एक्सेसिव मीठे का इस्तेमाल, चाय बार बार पीना, रिपीटेड पीना, मलाई वाले दूध की पीना, उसमें चीनी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, बोतलें बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं पाकिस्तान में। तो ये सब जो है पाकिस्तान में जो जो चीजें ओबेसिटी, मोटापा कर रही हैं, वही फैटी लिवर कर रही हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, सिम्टम्स आप क्या समझते हैं? एक आम आदमी को किस तरह से पता चलेगा उसका जिगर ठीक से काम नहीं कर रहा? क्योंकि हमारे यहाँ रवायत नहीं है कि हम बार बार अपने टेस्ट करवाएं, 6 महीने बाद, साल बाद अपने टेस्ट को रिपीट करवाएं और देखें कि अंदर चल क्या रहा है। और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो जिगर का ट्रांसप्लांट है उस हवाले से भी थोड़ी डिटेल्स शेयर कीजिएगा। यही रवायत गलत है कि हम चेक ही नहीं कराते। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी इतना आम होने के बावजूद आप दोनों से भी अगर मैं सवाल करूं, आप लोगों ने शायद 6 महीने साल में स्क्रीनिंग टेस्ट तक नहीं कराया होगा, जबकि यू नेवर नो कि आप कोई प्रेगनेंसी के अमल से गुजरे, कोई ऑपरेशन हुआ, कहीं कोई ब्लड लगवा लिया, या किसी भी तरह आपको हेपेटाइटिस बी या सी, हेपेटाइटिस बी सी कभी भी पानी से नहीं लगेगा, उससे ए और ई लगता है। हेपेटाइटिस बी और सी हमेशा आपको खून के इंतकाल, गलत रेजर का इस्तेमाल, ठीक है, या दरख्तों के नीचे लोग बैठे नाइयों से कटा रहे होते हैं, एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें ब्लेड का अमल दखल ज्यादा हो, और या फिर खून लगवा लेते हैं बगैर चेकिंग के, या जो हमारे जराही आलात हैं, सर्जिकल आलात हैं, लोग सस्ती सर्जरियां जो है पिंडों देहातों में दाइयां माइयां करती रहती हैं, क्वैक्स पाकिस्तान में बहुत ऑपरेट करते हैं, इस तो हम स्क्रीन भी नहीं कराते। ठीक है, तो इस फिर अच्छा, अब अलामात की जहां तक आप बात कर रहे हैं, अफसोस के साथ अलामात आती ही जिगर सुकड़ने के बाद हैं, और वो भी तब जब जिगर बैठ जाए। ठीक है डॉक्टर खान, वो क्या अलामात है? खून की उल्टी आती है, मरीज हमारे पास प्रेजेंट करता है जी मुझे खून की उल्टी आई है। जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं पता लगता है लिवर उसका सुकड़ चुका हुआ है, लिवर शरंकन है, सिरोटिक हो चुका हुआ है, इरेगुलर मार्जिन है, वो सुकड़ गया। अच्छा, या फिर ये होगा कि उसको बेहोशी का दौरा पड़ जाएगा, या फिर ये होगा कि पेट में पानी पड़ जाएगा, या फिर ये होगा कि आंखें पीली पड़नी। इसे हम डीकंपनसेटेड क्रॉनिक लिवर डिजीज कहते हैं, डीकंपनसेटेड सिरोसिस कहते हैं, या सिरोसिस विद डीकंपनसेशन, या सीएलडी विद डीकंपनसेशन कहते हैं, यानी लिवर सुकड़ा और बैठ भी गया, तो लिवर बैठ जाता है। और इसका फिर आत्मी हल अल्टीमेटली लिवर ट्रांसप्लांट है। अगला सवाल आपका लिवर ट्रांसप्लांट का था। लिवर ट्रांसप्लांट पे जो नेट कॉस्ट आती थी, मेरे वालिद साहब का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, वो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, उनको हेपेटाइटिस सी का प्रिक हुआ था किसी दौर में, और आज जैसे दवाइयां 3 महीने या 6 महीने का कोर्स है, उस टाइम नहीं होता था। उस टाइम सिर्फ इंटरफेरॉन होते थे, टीके लगते थे, और हेपेटाइटिस सी की जीनोटाइप 3 जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। अभी भी वो एक रेजिस्टेंट जीनोटाइप है। ठीक, तो उससे ये होता है कि ट्रांसप्लांट की जो कॉस्ट है वो इंडिया में पहले 45 लाख में होता था। डोनर आपको अपना देना पड़ता है, लोगों के पास डोनर नहीं होता था, वो चाइना जाते थे, 1.25 करोड़ रुपया लगता था। अब पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट प्राइवेट सेक्टर में 50 से 52 लाख, कुछ में 38 से 50 के दरमियान हो रहा है। जबकि सिंध गवर्नमेंट में एक फंडेड प्रोग्राम है गंबट, जिससे मैं एफिलिएटेड हूं, मेरे उस्ताद हैं डॉक्टर वहाब डोगर साहब, उसको लीड कर रहे हैं, डायरेक्टर लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है। वहां ये लिवर ट्रांसप्लांट 3 से 4 लाख रुपए में हो जाता है, और उसको सिंध गवर्नमेंट सारा फंड करती है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमने इन चीज़ों पर बात कर ली कि जिगर खराब किस तरह से होता है। अब आप क्या रेकमेंड करेंगे, क्या गाइड करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे जिगर बीमार ना पड़े? जिगर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। गेट गुड वेरी लाइफस्टाइल, जिसमें अच्छी एक्सरसाइज और रेगुलर अच्छी डाइट, जिसमें पेट पर चर्बी ना आनी चाहिए। पाकिस्तान में सेंट्रल ओबेसिटी बहुत कॉमन है, यानी पेट के गिर्द चर्बी इकट्ठी हो जाती है, उसको इकट्ठी ना होने दें। अपना जितना हो सके फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, जंक फूड को मैक्सिमली अवॉइड करें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। और अभी रमजान आ रहा है तो आप डायरेक्ट अफ्तारी में घर का पका हुआ खाएं। घर का खाना खाने से आप कभी भी मोटे नहीं होते। आप बाहर जो एक्स्ट्रा मील्स लेते हैं या एम्प्टी कैलोरीज लेते हैं, जिसमें अगेन वही समोसे, पकौड़े, जलेबियां, दही भल्ले, उसको कम करें और अपनी स्क्रीनिंग कराएं। डॉक्टर अफान, एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग हमारे में बड़ी कॉमन है, मर्द हजरात में, ख़वातीन में, या अल्कोहलिक होते हैं, ये भी हमारे लिवर को मुतासिर कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली? डेफिनेटली अल्कोहल तो डायरेक्टली एटम बम है लिवर के ऊपर, और अल्कोहल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पी जाती है। ये मैं आपको जिगर के स्पेशलिस्ट के तौर पर बता रहा हूँ। अभी कल मैंने पेशेंट्स देखे, आई थिंक अगर मैंने 50 की ओपीडी किया तो 10 शराबी थे उनमें। पाकिस्तान में शराब की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, और अफसोस के साथ ये कि पाकिस्तान में क्योंकि ये इलीगली सप्लाई की जाती है तो गंदी क्वालिटी की शराब
लोगों को देसी शराब ज्यादा मिलती है, जो या तो जिगर को डायरेक्ट बहुत ज्यादा एकदम डैमेज कर देती है और लिवर जो जिगर है वो फेलियर में चला जाता है, या फिर वो ऐसी क्रॉनिकली, जिसे क्रॉनिक अल्कोहलिज्म कहते हैं, वो अल्कोहलिक लिवर डिजीज में मुब्तला कर देती है, जो अल्टीमेटली फिर जिगर को सुकोड़ देता है। तो शराब बिल्कुल इम्पैक्ट करती है, और अगर आप स्मोकर भी हैं तो ऑब्वियसली स्मोकिंग से फिर ये है कि मुख्तलिफ डायबिटीज हो जाए, चीजें हो जाए, तो अल्टीमेटली इसमें लिवर कैंसर का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम दीगर बीमारियों का जिक्र भी करते हैं कि वो जेनेटिक्स का एक हिस्सा है, आपको अपने वालिदैन से मिलते हैं, फैमिली में होता है, तो क्या जिगर के मामले में भी इस तरह से है कि अगर फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि वो आगे पूरी फैमिली में भी वो ट्रैवल कर रहा हो? जी, पाकिस्तान में विल्सन डिजीज नाम की जो बीमारी है, मैंने एक ही घर में 8-8 बच्चे देखे हैं कजन मैरिज के बाद, 8-8 बच्चे जिन्हें विल्सन डिजीज हुई, यानी कि जिगर कॉपर का मादा जो है वो इतना ज्यादा हो गया बॉडी में कि जिगर जो है वो अल्टीमेटली फेल हो गया। इसी तरह बहुत सारी और बीमारियां हैं जिगर की जो कि जेनेटिकली रिलेट करती हैं। पाकिस्तान में जेनेटिक टेस्टिंग बहुत महंगी अवेलेबल है, पहले कुछ सेंटर्स अवेलेबल थे तो जर्मनी से करा दिया करते थे, अब भी अवेलेबल है, लेकिन कजन मैरिज के लेवल तक भी लिवर की जेनेटिक को स्क्रीन करना मुश्किल है। लेकिन स्टिल मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरबाब इख्तियार से कि पाकिस्तान में जेनेटिक टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट के साथ जेनेटिक काउंसलिंग के कॉन्सेप्ट को लाया जाए। सपोज पाकिस्तान में मियाँ को हेपेटाइटिस बी होता है, बेगम को पता नहीं होता, शादी हो जाती है, वो बेगम को हेपेटाइटिस बी ट्रांसफर करता है, आगे बच्चों को ट्रांसफर हो जाता है, और उन्हीं का 12-14 साल का बच्चा जिगर का कैंसर लेके बैठा होता है। भाई उस बेचारे का क्या कसूर था? अगर उसका बाप वक्ती पहले शादी से पहले आप कजन है या नहीं है कजन, आप ये 3 टेस्ट लाजमी कराएं। एक HIV पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, ये बिल्कुल गलत बात है कि पाकिस्तान में एड्स कॉमन नहीं है, भरा पड़ा है पाकिस्तान में एड्स। दूसरा हेपेटाइटिस बी का टेस्ट, सरफेस एंटीजन बायोलाइजा करा लें या बायो स्क्रीनिंग करा लें, और anti-HCV हेपेटाइटिस सी का स्क्रीनिंग टेस्ट, ये निकाह नामे का हिस्सा बनाएं। और फिर मैडम यास्मीन राशिद ने पंजाब में ड्राइव चलाई थी थैलेसीमिया की टेस्टिंग की, तो कम से कम बेसिक टेस्ट तो करें जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। और नबीहा मैं एक चीज ऐड करूंगा, जिगर का खून बनाने से कोई लेना देना नहीं, ये मैं एज अ जिगर स्पेशलिस्ट कोटेडली ये बात कर रहा हूं। क्लॉटिंग फैक्टर्स जिगर जरूर बनाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन बनाने का, HB बनाने का जिगर से कोई लेना देना नहीं है। इसमें इनिशियली फ्यू स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं, फिर एरिथ्रोपोइटिन जो किडनी के अंदर है उसका अमल दखल है, या बराह रास्त आपकी बोन मैरो का अमल दखल है। तो अच्छा डॉक्टर अफान, अब जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पेट के गिर्द हमारी चर्बी होना, जिगर के गिर्द चर्बी, ये अलार्मिंग है सिचुएशन, इसको नहीं होना चाहिए। एक तो मैं अगर आपसे पूछूंगी कि थोड़ी सी टिप्स दे देखने वालों को, सुनने वालों को, क्योंकि हमारे यहाँ जो मोटापा है वो पेट की चर्बी का ही सबसे ज्यादा मर्दों में खासकर बहुत कॉमन है और खवातीन में भी है। एक तो ये बताइएगा, और दूसरा बॉडी को डिटॉक्स किस तरीके से हम कर सकते हैं, इस बारे में भी कुछ शेयर करें। देखिए, वो पाकिस्तान ने जो एक टर्म्स बनाई हुई है ना कि उनके यहाँ सेहत का मेयार ही यही है कि बंदा मोटा हो, फर्बी हो। ये जो वेस्ट फैट है, यानी कि जो आपकी बैली फैट है, इसको कम रखने का तरीका लाइफस्टाइल ही है, ये डाइट से ज्यादा जाती है। इवन मैं लोगों को देखता हूँ घंटों जिम में एक्सरसाइज करते हैं, पेट से नहीं जा रही होती, और ये हिट कार्डियो से जाती है, यानी हाई इंटेंसिटी कार्डियो, जिसमें आपको 30 मिनट आप जॉगिंग करें या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें तो पेट की चर्बी जाना शुरू होती है, अलॉन्ग विद डाइट के कॉम्बिनेशन के साथ। और जंक को टोटल छोड़ना पड़ता है, तभी पेट पर से चर्बी जा सकती है। और ये अगेन पाकिस्तान में जिम्स, स्पोर्ट्स की प्रमोशन, इससे जाएगी। वो मुल्क जो तीसरे नंबर पर डायबिटीज में सबसे ज्यादा हो इस मुल्क में, और वो एशियन ओलंपिक्स क्या एशियन में भी मेडल ना लेता हो, आप समझ लें कि वहां जिम या स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज क्या होंगी। पैन पाकिस्तान अगर आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज आम करेंगे तो पेटों से चर्बियां खुद ही कम हो जाएंगी। और खवातीन जो प्रेगनेंसी के बाद 2 बच्चे पैदा करके अपना पेट छोड़ देती हैं और वो एक्सरसाइज नहीं करती और वो समझती हैं कि बच्चे पैदा होने के बाद हो गया, वो बिल्कुल गलत करती हैं। वो पेट भी फिर बेकाबू हो जाता है, फिर कोई हिसाब किताब नहीं रहता। तीसरा, अपनी वेस्ट का हिसाब रखें। पाकिस्तान में शलवार में ये जो लास्टिक या नाला डाला जाता है ना, ये हिसाब नहीं रखने देता कि आपका पेट कितना बढ़ है। यू शुड हैव
अब गोरे बड़ा हिसाब रखते हैं इस चीज का, तो यू शुड हैव अ मेजरमेंट ऑफ फैट अराउंड योर बेली। इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफान कैसर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका यही कहना था कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, जो हमारा जंक फूड है उसको कम करने की ज़रूरत है, और अच्छी जो डाइट है वो हमें लेनी चाहिए। अच्छा स्लीप टाइम भी होना चाहिए, बहरहाल बैलेंस्ड लाइफ एक होनी चाहिए, लाइफस्टाइल बेहतर होना चाहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। सनसनीखेज मार्के जारी हैं, हर मैच थ्रिलिंग होता जा रहा है। कल भी नबिया जो मैच हुआ, पेशावर ज़ल्मी के साथ जो मैच हुआ है, कराची किंग्स का शिकस्त दे दी जनाब उन्होंने, दोबारा से शिकस्त दी। हालांकि हमने देखा कि आमिर जब आए हैं उन्होंने जब पहला स्पेल किया है तो सिर्फ 2 रन्स पर 3 आउट कर लिए। बैड लक चल रहा है वैसे, या कराची का भी और वसीम अकरम का भी, क्योंकि वो उनके कोच हैं, और पिछला सीजन भी हमने देखा कि किस तरह से कराची किंग्स अपनी जगह नहीं बना सका, और कल की हार के बाद अब ऐसा लग रहा है कि कराची अब ज्यादा देर इस टूर्नामेंट में हमें बिल्कुल अच्छा इस हवाले से भी बात करेंगे। कराची भी लग रहा है कि शायद टूर्नामेंट से आउट होने वाला है। अच्छा दूसरा आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज का मैच वन साइडेड होगा। लेट्स सी, खैर बहरहाल शाम को देखते हैं कि क्या मैच होगा। सलीम खालिक साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले आज के मैच की तो बात करेंगे लाहौर वर्सेस कोयटा की, लेकिन जो कल पेशावर ज़ल्मी ने मैच जीता, कैसा रहा मैच? वालेकुम सलाम। कल तो ऐसा लग रहा था कि कराची किंग जो है हारने के लिए खेल रहे, जिस तरह से वो हारे। आप ये सोचें कि 3 विकेटें गिर चुकी हैं 2 रन पे, उसके बावजूद आप इतना स्कोर करवा दे 197, तो फिर तो आपको हक ही नहीं है मैच जीतने का। बाबर को आउट कर दिया, साइम को आउट कर दिया, हारिस अच्छा खेल रहे थे इस टूर्नामेंट में, उनको आउट कर दिया। अब तो करना ही चाहिए था कि 100 या ज्यादा 120 रन पे पूरी टीम ही उड़ा देते, लेकिन फिर जो गलतियां की, खासतौर पे कैप्टन नवाज ने आमिर को नहीं तीसरा ओवर करवाया, और फिर प्रेशर जो बढ़ रहा था उसको खुद ही उन्होंने छोड़ा, तो हावी होने का मौका दिया, और 3-15 जो बनी उससे ज़ल्मी की टीम वापस आई, एक अच्छा स्कोर किया और फिर मैच जीत गया। मेरे ख्याल है आमिर के साथ ये था कि शुरू में बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की थी, लेकिन बाद में थक गए। क्या हुआ आजकल ये भी एक क्रिकेट में बचता है कि हम देखते हैं शुरू में बॉलिंग अच्छी होती है कुछ बॉलर की, बाद में वो उसको बरकरार पाते। जैसे वहाब रियाज के साथ भी देखा होगा आपने कि वो तो 6 छक्के वाला खैर था तो नुमाइशी मैच हो, लेकिन उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने शुरू में, बाद में लेकिन वो 6 छक्के भी खा लिए थे। तो ये एक इशू है, तो कैप्टनसी की गलतियां थी जिसकी वजह से इसका ज्यादा रन बनवा लिए। बाद में फिर स्कोर भी नहीं कर सके, बैटिंग भी नहीं चली, तो बाबर को मौका मिल गया दूसरी बार मुस्कुराने का, वो के आमिर ने उनका आउट करके थोड़ा सा एक क्या कहते हैं कि एक जो चल रही है ना दोनों की, तो वो किया था, लेकिन मैच जीत के बाबर तो ज़ाहिर है खुश होंगे। लेकिन किस तरह से देख रहे हैं, अगर हम पेशावर ज़ल्मी का बॉलिंग अटैक भी देखें तो इतना बेहतर बॉलिंग अटैक उनके पास भी मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी कराची किंग्स परफॉर्म नहीं कर पा रही। लास्ट मैच जब हारे कराची किंग्स तो हमने देखा कि वसीम अकरम काफ़ी अपसेट दिखाई दिए। कल के मैच के बाद आप क्या समझते हैं, क्या सोच रहे होंगे वसीम अकरम? और शोएब मलिक पर भी जो खासी तनकीद हुई है, वसीम अकरम सोच रहे होंगे मैं कहाँ फंस गया क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस जो है वाकई बहुत खराब है, और कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स अब तक अगर हम देखें तो यही दोनों टीमें बाहर होती नजर आ रही हैं पहले राउंड के बाद। मे भी अभी आगे जाके कोई ड्रामेटिकली चेंजेस आ जाए, परफॉर्मेंस ये लोग इंप्रूव करें, आगे आए और किसी टीम की परफॉर्मेंस नीचे आए, लेकिन अब तक तो बहुत ही दोनों टीमों ने मायूस किया है। और कोच क्या कर सकता है, एक कोच बता सकता है, फील्ड में जाके तो प्लेयर्स को ही खेलना पड़ता है, और प्लेयर्स अगर उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर सके जो आपको। अच्छा सलीम खालिक साहब, इस तरह हम पीएसएल के मैचेस में देख रहे हैं, हमारे सीनियर प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, जब कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है तो हम देखते हैं कि बड़ी मजे से तनकीद कर दी जाती है, डीमोरलाइज कर दिया जाता है, बाबर आजम को कप्तानी से हटा रहे हैं, ये हो रहा है वो, और इतनी सारी बातें होती हैं। तो जब अब वही प्लेयर्स हम देख रहे हैं कि मैचेस में और वो नहीं चल पा रहे, तो फिर क्या कमेंट करेंगे आप इसके ऊपर जरा? देखिए मेरा इशारा कहाँ पे, मेरे ख्याल से आप समझ गए मेरा इशारा कहाँ पर है। पाकिस्तान में देखें मिलते हैं प्लेयर्स, मुल्क के 11 बेहतरीन क्रिकेटर, फ्रेंचाइज की टीमें हैं 6। इसमें जरूरी नहीं है कि आपको जो स्क्वाड मिला है वो बेहतरीन प्लेयर्स पे मुश्तमिल हो। उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि टीम पूरी करने की, जैसे आपने अभी खुद कहा बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, अगर आप देखें तो इतने बड़े बड़े नाम नजर नहीं आते, और वाकई कैप्टनसी में भी इशूज तो नजर आ रहे हैं। ड्यूरिंग द इवेंट चेंज करके और
तो देख रहे होंगे होपफुली। तो सलीम साहब, कौन सी टीम आपको भी बाहर जाते हुए दिखाई दे रही है? सबसे पहले कौन लग रहा है आउट होगा? देखिए आज का देखते हैं क्या होता है। कोयटा ग्लैडिएटर को भी लाहौर कलंदर जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है उनकी शाहीन की कैप्टनसी में, और किसी को टिकने नहीं दे रहे अपने सामने। अगर आज उन्होंने कोयटा को हरा दिया तो पहले कोयटा को सामान बांटने की तैयारी करनी चाहिए। इसी तरह जैसी परफॉर्मेंस कराची किंग्स की अब तक है, उनको भी लग रहा है कि शायद ज्यादा आगे ना जा सके। लेकिन मैंने पहले जैसे कहा, क्रिकेट है, 2020 ओवर की गेम में कुछ पता नहीं होता, ड्रामेटिकली चेंजेस भी आ सकती हैं। अगर आगे कुछ ऐसा मौजूदा हुआ, हो सकता है ऊपर आए और कोई दूसरी टीम पीछे आए। लेकिन तक तो इन दोनों टीम। लेकिन सलीम साहब, शाहीन की कैप्टनसी को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तो खुद भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरा कैप्टन भी बड़े अच्छे साबित हो रहे हैं। शाहीन देखिए अपने आप को पिछले साल ही बनवा चुके थे जब उनकी कभी कैप्टनसी में कलंदर ने टाइटल जीता था। मैंने भी पिछले दिन इंटरव्यू किया था, राजस्थान का अफगान क्रिकेटर है, उनके साथ ही खेलते हैं, तो उन्होंने भी यही बात बताई थी कि शाहीन की कैप्टनसी पहले भी अच्छी थी लेकिन अब और ज्यादा अच्छी हो गई है। बड़ा ठहराव आ गया है, प्लेयर्स को साथ लेके चलते हैं, यंगस्टर से भी मशवरे लेते हैं, किसी के ऊपर बैड पैच चल रहा है तो उसको भी बैक करते हैं। इस वजह से पूरी टीम उनकी क़यादत में यकजा है, और अगर कोई कप्तान खुद भी परफॉर्मर हो तो उससे बड़ा फायदा होता है। वो फिर दूसरे को कह भी सकता है यार अच्छा परफॉर्म करो। अगर कोई कप्तान खुद परफॉर्म नहीं कर रहा हो, दूसरे को बोले, तो दिल में तो सोचता होगा पहले खुद तो करो फिर हमें बोलना। अच्छा, फिर ऐसे में मुल्तान सुल्तान का तस्करा भी बनता है, क्योंकि रिजवान की भी बहुत चर्चा हो रही है, शाहीन की भी बहुत तारीफ हो रही है, रिजवान भी बड़ी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और टीम को लीड भी अच्छे से कर रहे हैं। अच्छे कैप्टन रेडी हो रहे हैं नेशनल टीम के लिए। रिजवान नो डाउट बहुत जबरदस्त क्रिकेटर है, और खास तौर पे जिस तरह उन्होंने अपने आप को बनवाया है। पहले कराची किंग्स में जब होते थे बाहर बैठे रहते थे, खिलाया नहीं जाता था उनको, फिर उनकी किस्मत जब पलटी तो अब कैप्टन तक पहुंच चुके हैं। पिछले साल भी बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी, इस साल भी अब तक अच्छा चल रहा है, टीम को भी बहुत उम्दगी से लीड कर रहे हैं वो। तो ये दो टीमें लग रहा है कि आगे जाएंगी, और पिछले साल की तरह इस बार भी इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाहिर है रिजवान को भी जाएगा और लाहौर में शाहीन को भी जाएगा कि कैप्टन जो है अच्छा है, परफॉर्मर है। सबसे बड़ी बात जैसे मैंने कहा, कैप्टन अगर परफॉर्मर हो तो टीम में एक नई जान आ जाती है। ठीक है सलीम साहब, आज मैच होने जा रहा है, लाहौर में मैच होगा, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं, लाहौर के क्राउड का प्रेशर भी होगा उन पर। क्राउड का प्रेशर तो मैं समझता हूँ इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, और इससे ये तो हमारे अपने लोग हैं। जाहिर है पाकिस्तान में मैच हो रहे हैं, लाहौर वाले भी वो भी हमारे अपने ही हैं, तो ऐसा नहीं होता कि खुदा ना खास्ता कोई हॉस्टाइल क्राउड होगा। वो सपोर्ट करते हैं अच्छे खेल से। पाकिस्तान से बाहर जाके जब भी प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं दूसरे मुल्कों के क्राउड के सामने, तो अपने लोग हैं सारे। क्राउड का प्रेशर नहीं होगा, अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर होगा, क्योंकि बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही है इस सीजन में भी, इससे पिछले सीजन में भी, उससे पिछले सीजन में भी। इस चीज का एक प्रेशर है उनके ऊपर, और अब तो बस डू एंड डाई वाली बात है उनकी। अगर आज भी वो मैच हार गए तो बहुत हद तक इवेंट से बाहर ही हो जाएंगे, इस चीज का प्रेशर होगा। लेकिन एक बात और है, कभी कभी ऐसा होता है कोई टीम बिल्कुल ऐसी हो कि दीवार से लगी उसकी परफॉर्मेंस ना हो और लग रहा हो कि यार ये बाहर हो जाएगी, और दूसरी टीम बहुत बड़ी हो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो, लेकिन कभी कभी जब जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, कोयटा का तो यही लग रहा है कि उनको ज़हन में भी आ गया हो कि हम बाहर हो गए, तो अचानक से सामने आके बहुत जबरदस्त परफॉर्म करके लोगों को हैरान कर देती है। तो हमें हो सकता है कोई ऐसा। सलीम साहब, कौन सी हॉट फेवरेट टीम्स कौन सी आपको इस वक्त लग रही हैं? वैसे तो कुछ भी हो सकता है T20 फॉर्मेट में, लेकिन फाइनल में कौन सी टीम्स आपको लग रहा है कि मद्दे मुकाबिल होंगी या होनी चाहिए? अब तक तो ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर का एक्शन रिप्ले देखने को मिलेगा हमें, मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर। लेकिन जैसे आपने कहा कि क्रिकेट है, चेंजेस होती रहती है, परफॉर्मेंस में अप डाउन आते रहते हैं, अभी काफी मैचेस बाकी हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन आज तक की परफॉर्मेंस के हवाले से अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ये दोनों टीमें फाइनल खेलती नजर आ रही है। ठीक है, इस PSL एडिशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? हर साल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है। अगर पिछले एडिशंस देखें तो पाकिस्तानी नेशनल टीम को बहुत ज़्यादा टैलेंट मिला PSL से। इस बार आपको क्या लग रहा है, कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे जो अब पाकिस्तान नेशनल लेवल पर भी खेल सकेंगे? देखिए, हर साल ऐसा होता है, आपने जैसे फरमाया कि हमें नए प्लेयर मिलते हैं, इस साल भी कुछ प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी है। एक चीज मुझे जो नजर आ रही है, कंसिस्टेंसी नहीं है। जैसे साइम ने एक अच्छी इनिंग खेली, उसके बाद वो फ्लॉप हुआ। एहसान ने कुछ शुरू में अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद थोड़ा सा परफॉर्मेंस उनकी नीचे आई है। एक दो यंगस्टर और भी इस तरह है। मतलब अगर आगे हम ये बात करें कि यार ये प्लेयर है ना, ये बड़ा तगड़ा प्लेयर है, इसको तो फॉरेन नेशनल टीम में ले आना चाहिए, तो वो ऐसा नजर नहीं आ रहा। कोई एक आध परफॉर्मेंस अच्छी आती है, फिर उसके बाद 2-3 मैचों में फ्लॉप हो जाते हैं।
होपफुली आगे के मैचेस में यंगस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस का मैयार बढ़ाएंगे, क्योंकि आप याद रखें लास्ट ईयर हमें धानी जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट ली थी। उससे पहले कितने सारे प्लेयर मिले, शादाब मिले, हसन अली, कितने सारे ऐसे प्लेयर हैं जो PSL के जरिए मंजर आम पर आए और नेशनल टीम को सर्व कर रहे हैं। अच्छा सलीम साहब, आज का जो मैच है वो भी मैच वैसे तो अभी लग रहा है कि लाहौर ही फेवरेट टीम है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स को क्या आप टिप देना चाहेंगे? कोई ऐसी तब्दीली, कोई ऐसी वीकनेस जो लाहौर कलंदर की अगर आप बताएं कि कैसे आज का मैच जीत सकते हैं? कोयटा ग्लैडिएटर के पास बहुत बड़े बड़े क्रिकेटिंग ब्रेन मौजूद हैं। मेरे टिप्स को कोई फायदा नहीं होगा। मोइन खान है, सरफराज है। जब किसी टीम का अच्छा टाइम नहीं चल रहा हो तो फिर इस तरह के मसले होते हैं कि जो वो करते हैं वो उल्टा हो रहा होता है। लेकिन उनको शुरू में खास तौर पे शाह अफरीदी को बहुत देख के खेलना पड़ेगा। अमूमन उनका पहला ओवर ही होता है, वो बड़ा खतरनाक साबित होता है। कल तो आमिर ने भी बड़ा अच्छा पहला ओवर किया था। तो अगर शुरू में उन्होंने विकेटें नहीं गंवाई, पावर प्ले में अगर थोड़ा स्कोर भी किया और विकेटें भी बचा ली, तो फिर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि बड़ा स्कोर बनाए। लेकिन यूजुअली ये हो रहा होता है कि कोयटा की टीम शुरू में विकेटें गंवा देती है। साथ में एक और मसला उसके साथ ये है कि अगर दूसरी टीम की भी शुरू में विकेटें लेती है, जैसे कल एग्जैक्टली हुआ, कल के मैच में भी आपने देखा कि आउट कर दिए किंग्स ने टीम, उसके बाद इतना बड़ा स्कोर कर दिया। यही चीज हमें कोयटा के साथ भी नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सलीम खालिक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और आज के इंतजार किया जा रहा है। नबीहा, मैं तो लाहौर को सपोर्ट कर रहा हूँ, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल लाहौर को सपोर्ट कर रही हूँ। जिस तरह के सलीम साहब ने बोला कि फाइनल में अगर मुल्तान और लाहौर आएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा। सो मे द बेस्ट टीम विन। देखते हैं आज का मैच क्या होता है। ब्रेक लेते हैं अनवर, और ब्रेक के बाद दोबारा बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तानी नौजवानों की जो दुनिया भर में ऐसे कारनामे सरअंजाम दे रहे हैं जो कि काबिल रश्क भी हैं और काबिल कदर भी हैं। हर शुबा ज़िंदगी में नौजवान अपनी लगन और मेहनत से कामयाबियां समेट रहे हैं। पाकिस्तानी मुहक्किकीन ने अमेरिका में होने वाली 8 यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले बराए बेहतर टेक्नोलॉजी तख्लीकात जीत लिया है, जो कि पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ ने 40 ऐसी तहकीकात पेश की हैं जिनकी टेक्नोलॉजी मुंतकिली ने दुनिया पर मुस्बत असरात छोड़े। पाकिस्तान की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी नस्ट के तलबा ने एक आला पेश किया है अनवार, और इसके ज़रिए लहरों के ज़रिए ऑटिज़म और जो दूसरी दिमागी बीमारियां हैं उनके लिए इसको बेहतरीन तसव्वुर किया जा रहा है। यानी कि ये जो आला है दिमागी अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल होगा। नस्ट यूनिवर्सिटी ने इस आले को एको का नाम दिया है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अकरम, प्रोजेक्ट हेड नस्ट यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर सिद गुल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया इन प्रोग्राम। सबसे पहले तो अब मैं समझती हूँ कि आप लोग मुबारक के हकदार हैं कि ये जो भी तख्लीक किया गया आला है ऑटिज़म, जिसका अब तक कोई इलाज हम नहीं देख पा रहे थे, और वालिदैन के हवाले से या दीगर जो दिमागी बीमारियां हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उसके हवाले से, क्या ये प्रोजेक्ट है, कितनी इसमें कामयाबी हुई है और किन किन अमराज के हवाले से बेहतरी अब आइंदा इन फ्यूचर हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका फ़राहम किया। एको जो है, एको एक थेरेपी डिवाइस है जो कि अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन वेव्स को यूज़ करता है जो दिमागी अमराज हैं उसके इलाज के लिए। तो इसको जो हमने बेस किया है वो एक न्यूरो ट्रांसमिशन कोग्निटिव थ्योरी है जो कि एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट हैं शहबाज खालिद साहब, उनकी इसके ऊपर काविश को हमने यूज़ किया है टू मेक दिस डिवाइस। और ये क्या करता है कि इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं उसको हम यूज़ करें जो दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स हैं उसको मुतहरिक करने के लिए। क्योंकि एक जनरली एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो इस वजह से होते हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं वो सही से डेवलप नहीं हो पाते ब्रेन में ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग बर्थ या बाद में किसी भी एक्सीडेंटल इश्यूज़ की वजह से। तो अगर हम उन न्यूरॉन्स को मुतहरिक करें और उनको स्टिमुलेट करें
तो विद द टाइम वो जो मेल फंक्शनिंग है, जो उसमें कुछ कमी है और उसके न्यूरल पाथवेज नहीं बने हुए, तो हम उनको मुकम्मल करने में अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब कितने परसेंट, अगर हम परसेंटेज की बात करें, कितने फीसद कामयाबी हो सकती है? फॉर एग्जांपल ऑटिज्म की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये जो न्यूरॉन्स को मुतहरिक करेगा आला, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कितनी देर में सामने आएंगे और जो बीमारी है उस पर किस हद तक काबू पाया जा सकेगा? अच्छा, अब जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है ना वो चेंज होता है पर्सन टू पर्सन, तो हर एक के अंदर जो उसका डिसऑर्डर का लेवल है, जो उसका स्पेक्ट्रम है ना, वो वेरी करता है। तो वी कैन नॉट से दिस थिंग कि जी पूरे या पूरा उसके ऊपर आप एक अबूर हासिल कर लोगे कि जो सारी डिसेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन विद द टाइम आप उसको इतना बेहतर कर सकते हो कि वो जो बच्चा है जो कि अगर किसी पे डिपेंडेंट है पहले, वो विद द टाइम अपने सारे काम खुद करने में वो काबिल हो सके। तो जनरली जो हमने इनिशियल ट्रायल्स किए उसके अंदर हमने एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पेशेंट्स लिए थे, तो 6 to 8 मंथ्स की थेरेपी थी। हमने उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया था, तो उसके अंदर हमने काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देखे इसके ना। ठीक है डॉक्टर साजिद, आपसे जानना चाहूँगा, यकीनी तौर पर एक बहुत अरसा इसमें दरकार होगा, आप किस तरह से देख रहे हैं? 40 तहकीकात हैं, 8 यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने पोजीशन हासिल की, यकीन था कि आपका ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कामयाबी मिलेगी? डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप इसको देखें ना तो इसको स्टार्ट किए हुए हमें तकरीबन 5 साल का अरसा हो गया। इस प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले तो एक डॉक्टर उस्मान की स्टूडेंट थी, वो उन्होंने हमें मिलवाया डॉक्टर साहब से जिनकी ये थ्योरी है, उसको हमने एज अ मॉडल केस लिया। और अगर आप इसको एकेडमिक स्टडीज़ के रिस्पेक्ट से देखें तो ये एक बड़ा एक बेहतरीन नमूना आपको नज़र आता है कि हमने इसको स्टार्ट किया अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट से, वहाँ पे हमने इसको एज अ प्रोडक्ट डेवलप किया एक बेसिक लेवल पे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देने के लिए। वहाँ से फिर हम इसको लेके चले टू HEC की तरफ लेके चले। HEC के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड पे हमने इसको पिच किया, वहाँ से हमें ग्रांट मिली। उस ग्रांट के नतीजे में फिर हमने इसको एक रिसर्च के प्रोसेस से गुजारते हुए इसको इवेंचुअली डेवलप किया। और डेवलप होने के बाद अब इसके बहुत सारे मरहल से गुजरा, जहाँ पे इसकी टेस्टिंग भी हुई, और अब फाइनली वी हैव दीज टू अवेलेबल, जो आपको फ्रंट पे नज़र भी आ रहे होंगे। एक जो है आपके पास पोर्टेबल वर्जन है जो कि घर के ऊपर लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेकंड वन इज़ द क्लिनिकल वर्जन। राइट नाउ अगर हम बात करें तो ये ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट्स जो उनसे हैं विद डॉक्टर शहबाज राजा, इसके ऊपर वो थेरेपी के थ्रू गुजर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की जो ज़िंदगियां हैं उससे बेहतरी आ रही है, बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। सिमिलरली जिस तरह अभी आपके की नूर की वीडियो भी आप देख रहे हैं, तो ये इनकी मदर ने हमें मिलवाया था डॉक्टर साहब से फॉर दिस होल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो डॉक्टर साहब जो ये डिवाइसेस हैं इसको लेके जाया जा सकता है आगे। ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं, प्लीज बताएं। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाह रहे हैं जो ये डिवाइसेस हैं इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और ये डिजाइन किस तरह से है, किस तरह से काम करता है? ठीक है, जो इसका इस्तेमाल है वो बड़ा सिंपल है। फॉर जो घर के यूजर्स हैं उनके लिए बहुत सिंपल है। आपके पास इसके साथ एक कस्टमाइज्ड मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है। उस एप्लीकेशन के अंदर पूरे का पूरा थेरेपी का एक प्लान डिफाइन कर दिया जाता है डॉक्टर साहब की मदद से। ठीक है। पहली दफ़ा पेशेंट को डॉक्टर साहब के पास आना पड़ता है, जो स्पीच थेरेपिस्ट है हमारे पास, उनके पास आना पड़ता है। वो आपकी बीमारी को एसेस करते हैं, उसको देखते हैं सिवेरिटी लेवल कितना है, कितनी थेरेपी चाहिए, किस किस पॉइंट पे थेरेपी रिक्वायर्ड है। तो वो पूरा आपका ना एक प्लान बनाते हैं, पूरा कस्टमाइज प्लान होता है पेशेंट टू पेशेंट। वो मोबाइल के अंदर फीड कर दिया जाता है मोबाइल एप्लीकेशन में। तो जब पेरेंट्स इसको लेके जाते हैं घर, वहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो बगैर एप्लीकेशन के इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मोबाइल के साथ अगर आप इसको ऑन करेंगे तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलरली पॉइंट्स नजर आएंगे कि किस किस पॉइंट के ऊपर आपने इसको अप्लाई करना है और कितनी कितनी देर के लिए अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ ऑटोमेटिकली उस मोबाइल एप्लीकेशन के साथ लिंक्ड है। अच्छा डॉक्टर उस्मान, इसकी कोई सक्सेस स्टोरी है आप हमारे साथ शेयर करें? जैसे कि हम फुटेज में जिस बच्चे का आपने जिक्र किया नूर का, मैं चाहूंगी थोड़ी सी डिटेल बताएं, नूर को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम था और इस डिवाइस के यूज के बाद जो उसकी रिकवरी है वो किस तरीके से हुई, प्लस क्या इसको थेरेपी सेंटर्स और हॉस्पिटल्स में भी यूज किया जाएगा? बिल्कुल, इसका जिस तरह डॉक्टर साजिद भी बता रहे थे ना कि ये पूरा एक साइकिल था जो कि हम लेके चले। तो नूर की मदर मेरी स्टूडेंट थी, तो उनको पता था कि हम बायोमेडिकल में काम कर रहे हैं ना। तो नूर अराउंड 3 इयर्स का था जब ये जिसके ऊपर ये थेरेपी हमने स्टार्ट की, और उसको जो उसका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे वो थे, लेकिन उसके साथ उसको मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर्स भी थे। तो
आई मस्ट से कि जो अनम है, अनम ने काफ़ी, जो उसकी मदर है नूर की, उन्होंने काफ़ी एक हौसले का मुजाहरा किया और पूरी स्टेज से गुजरते रहे। तो इस सारे प्रोसेस में ना हमने जब उनको लिया तो उस वक्त वो अपनी बॉडी पे भी उसका कंट्रोल नहीं था कि वो अपनी, जैसे स्पाइन का कंट्रोल होता है ना कि आप बच्चा बैठ सकता है, अपनी गर्दन को कंट्रोल कर सकता है या अपने हाथ वगैरह को मूव कर सकता है, तो वो भी उसमें ये सारी भी उसमें ये चीज़ें नहीं थी। तो जब थेरेपी स्टार्ट की, और अभी आप ये वीडियोस में से भी देख सकते हो, ये 5 इयर्स की हैं। जब वो 5 इयर्स का था, अराउंड 3 इयर्स पे वो हमारे साथ स्टार्ट हुआ था, और ये 5 इयर्स की जब वो माशाल्लाह प्रॉपर्ली चल रहा है, वो स्टेयर्स को क्लाइंब कर रहा है, और अभी अराउंड 8 इयर्स का है, और वो अपने बाकी भाई बहनों के साथ बड़ा एक रेगुलर जो लाइफ है उसको गुजारा। ऑल्दो दे आर सर्टन थिंग्स के जो कि स्टिल जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसमें, और वो चल रहा है, और हम स्टिल ये थेरेपी को उस पर लेके चल रहे हैं। लेकिन एक हमारे लिए नूर की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसकी मदर ने ना इस थेरेपी के ऊपर एक बिलीव रखा और उस सारे प्रोसेस में से गुजरी कि कैसे हम इसको डेवलप करें। और एक तरह ना उसी मदर का एक विजन था कि अच्छा वो तो एक मसले में से गुजरी कि रोज़ाना एक थेरेपी सेंटर जाना पड़ रहा है, वहाँ से थेरेपी करानी पड़ रही है, तो इस तरह की डिवाइस होनी चाहिए जो आसानी से घर पे इस्तेमाल कर सके, ताकि जो कम से कम ट्रैवल करने की फटीक है, जाने का वेट करने का एक फटीक है, जाने की कॉस्ट है, वो सारा कुछ जो है उसको आप इस सारे प्रोसेस से निकाल दें। और जो पेरेंट्स हैं ना वो विदाउट एनी फटीक और किसी मसाइल के घर में आराम से इस थेरेपी को कर सकें, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेती है, इसके लिए बड़ा एक हौसला रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से डॉक्टर साहब हम सिर्फ जिक्र कर रहे हैं अभी तक ऑटिज्म के हवाले से, दीगर कौन कौन से दिमागी अमराज हैं जिनकी ट्रीटमेंट इससे हो सकती है, जो दीगर जहनी अमराज हैं उनमें से कौन कौन से हैं जिनको इस डिवाइस के जरिए बेहतर किया जा सकता है या क्योर है? जी डॉक्टर। हमारे पास स्पीच से रिलेटेड तो पूरा स्पेक्ट्रम है, जिसमें टंग डिसार्थिया आ जाता है, स्पीच रिलेटेड इश्यूज आते हैं, तो और हमने भी नीचे जो ट्रायल्स किए थे वो टंग डिसार्थिया के बच्चों के ऊपर ही किए थे, जिसको ज़ुबान का फालज भी कहते हैं। तो जिसमें बच्चे बोल नहीं पाते, अपनी ज़ुबान को अगर उसके कर्व करना है, उसको च्यू करना है, ऐसा सारा वो इशू वो नहीं कर पाते हैं, तो वो थे। उसके अलावा डाउन सिंड्रोम है, सेरेब्रल पाल्सी है, ऑटिज़म है, फिर फाइन मोटर मूवमेंट्स हैं कि जिसमें आपको अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो देयर आर नंबर ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो कि सारे एक तरह इसमें कवर कर रहे हैं हम ना। ठीक है डॉक्टर साजिद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो इसके अलावा कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम हो रहा है, और अगर एको की हम स्पेसिफिकली बात करें तो अगर डिवाइस इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है जिसको आलमी सतह पर भी रिकग्नाइज किया गया है, तो क्या अब इसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा? डेफिनेटली। एक तो पहले आपके पहले पार्ट पे आता हूँ। ये तो वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स है जो कि हमारी लैब नस्ट के अंदर जिसमें काम कर रही है, लेकिन इसके अलावा हमने बहुत सारे और डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स पे अगेन नस्ट प्लस HEC के कोलैबोरेशन के साथ हमने काम किया है, जिसमें से एक हमारा एपिक का प्रोजेक्ट है जो कि आपकी सीजियर्स की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। उसके अलावा बहुत सारा जो काम है वो आई या ऑप्थोमोलॉजी के ऊपर है, काफ़ी सारा काम फिर चेक्स एक्सरेज के ऊपर है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि जो बायोमीसा की हमारी लैब है नस्ट के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है डिफरेंट नेचर के। लेकिन क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये तो अब प्रोजेक्ट से हटके एक प्रोडक्ट की शक्ल में आ चुका है जो कि अब मार्केट में अवेलेबल है, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो तो एक्सपोर्ट की तरफ ही जाते हैं। मगर इन ऑर्डर टू डू दैट देयर आर सो मेनी डिफरेंट चीज़ें जिस मराहल हैं जिनसे गुजर के आपको जाना पड़ता है। कुछ स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस हैं, कुछ डिफरेंट। डॉक्टर साहब क्योंकि टाइम कम है तो मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। एक तो मुझे बताइएगा, अभी तक हमने ऑटिज्म के हवाले से, दीगर ज़हनी अमराज के हवाले से हमने जिक्र किया, इस डिवाइस के हवाले से, वो बच्चे जिनको माइनर ऑटिज्म है या सिर्फ स्पीच के इशू हैं या जिनकी स्पीच थेरेपी भी होती है, उनकी रिकवरी आप समझते हैं कि इससे हो सकती है और कितनी बेहतर हो सकती है? अच्छा, मैं शॉर्ट कमेंट लेना चाहूँगी। हम देख रहे हैं कि आजकल बच्चों में स्पीच डिले के बहुत ज़्यादा इश्यूज है, बहुत परसेंटेज है, बहुत बड़ा नंबर है स्पीच डिले। हर दूसरे घर में हम देख रहे हैं कि बच्चा बोल नहीं पा रहा या दिक्कत है। एक तो रीज़न शॉर्ट बताइएगा और उसके बाद एको किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है? अच्छा, जहाँ तक वो रीज़न की आप बात कर रहे हैं तो बेसिकली इट्स द पार्ट ऑफ क्लिनिशियंस के जो कि साथ हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, जो स्पीच थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि वो असेस करते हैं बच्चे को। तो हर बच्चे से अगेन, जिससे मैंने पहले भी कहा कि हर एक में ना ये वेरी करता है। Correct. तो आप ये नहीं कह सकते हो कि स्पेसिफिक रीज़न क्या है इसकी ना। और इंसानी दिमाग जो है ना वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तख्लीक है अल्लाह ताला की, तो उसको उस तरह अंडरस्टैंड करना इतना ईजी नहीं है। तो
इसीलिए हम सारे प्रोसेस में भी ये करते हैं कि पहले बच्चा जो है असेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लिनिशियंस, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, और उसकी कंडीशन की बेस पे थेरेपी प्लान बनाया जाता है। तो माइनर ऑटिज्म की जो आप बात कर रहे हैं, स्पीच डिलेज की बात कर रहे हैं, तो हमने जो इनिशियल ट्रायल्स ही किए ना वो इन्हीं बच्चों पे किए थे। तो उसके ऊपर हमने पूरे का पूरा एनालिसिस किया, हमने क्लिनिकल एनालिसिस किया, हमने पेरेंट्स से एनालिसिस किया। तो उस सारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं जो कि हमने पब्लिश भी किए हुए हैं और वो अवेलेबल है लिटरेचर की फॉर्म में भी। तो उसको हमारी वेबसाइट पे भी जाके, हमारी रिसर्च ग्रुप की वेबसाइट पे भी जाके देखा जा सकता है सारे को। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिद गुल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। प्रोफेसर डॉक्टर मोहन अकरम प्रोजेक्ट हेड थे। और अनवार, आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट है। अगर ये डिवाइस हेल्प आउट कर सकती है उन तमाम बच्चों के लिए और वालिदैन के लिए बड़ी परेशानी का सबब होता है। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और लास्ट स्टोरी शेयर करते हैं हमारे ऑडियंस के साथ। और अब एक ऐसी जेल के बारे में आपको बताना चाहेंगे जिसमें शायद हम सभी जाने की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि अगर ऐसी जेल पाकिस्तान में बन गई तो फिर यकीन माने जो पाकिस्तान में जराइम की शरह है शायद उसमें इजाफा हो जाएगा, क्योंकि जो फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल हैं, हर किसी की कोशिश ये होगी कि किसी तरह से भी जेल जाया जाए। और लोगों ने जो सजा खत्म होने के बावजूद भी है वो शायद फिर जेलों से बाहर नहीं आएंगे। जरा दिखा दें झलक, क्या बात है, ये तो कोई 5 स्टार होटल वैसे अनवार लग रहा है। जो सहूलियात यहाँ पर है, क्या क्या अब सहूलियात हैं जरा वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। जेल का नाम सुनकर वैसे जहन में आपका ख्याल ही आया होगा कि तंगो तारीख कमरे होंगे, उसमें मौजूद बेचारे कैदी होंगे, चक्की पीस रहे होंगे या पत्थर तोड़ रहे होंगे, मगर तसव्वुर करें ये बिल्कुल वो शोले वाली जेल नहीं है। और ये 5 स्टार होटल जैसा ये कमरा है जिनमें फ्लैट स्क्रीन टीवी, बाथरूम और किचन समेत दीगर सहूलियात मौजूद है। और ये कोई अनवार तफरीह का मंजर लग रहा है, भी नहीं है, ये कोई तफरीह गाह भी नहीं है, बल्कि ये यूरोपीय मुल्क नॉर्वे की ऑल्डन नामी जेल है जहां मुजरिमों के साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया जाता है। बहुत ज्यादा क्राइम रेट तो नहीं है, लोग जेल में जाने के लिए क्राइम करते हो ऐसा ना हो। जेल में कत्ल के और दीगर संगीन जराइम में सजा पाने वाले जो कैदी हैं उनको इन पुरताइश कमरों में रखा जाता है जहां वो सुपर मार्केट उनके लिए अवेलेबल है, जिम अवेलेबल है, जदीद तरीन रिकॉर्डिंग स्टूडियो जैसी सहूलियात भी वहाँ पर मौजूद है जो कि आम लाइफ में, आम जिंदगी में लोगों को अवेलेबल नहीं होती। लोगों की ख्वाहिश होती है कि इस तरह से उनके घर हो। और यहाँ तक कि जो वहाँ पर कैदी मौजूद हैं, हर हफ्ते के अख्ताम पर उन्हें अपनी फैमिली के साथ एक खुसूसी फैमिली लॉज में रहने की इजाजत भी हासिल है। मतलब हर चीज ही वहाँ पर अवेलेबल है जनाब। इसीलिए इसे दुनिया की सबसे अच्छी और पुरताइश जेल करार दिया गया है। नॉर्वे के हुकाम के मुताबिक जेल के लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी की बजाय ज्यादा से ज्यादा आराम पहुंचाने को तरजीह दी जाती है। और यही वजह है कि यहाँ जो जराइम की शरह वो भी अनवार दुनिया में सबसे कम है। और इस जगह का जो डिजाइन है दारिस्ता तौर पर ऐसा रखा गया है कि ये किसी भी तरह जेल नजर ना आए और इस जेल की खिड़कियों या दरवाजों में सलाखें नहीं है। और ये एक सरसब्ज, मतलब बाहर गार्डन भी नजर आ रहा है, जंगल नजर आ रहा है और बड़े रकबे पर ये फैली हुई है। कैदियों के कमरे में कबर्ड्स मौजूद है, फ्रिज भी मौजूद है, खाने पीने की अशिया भी रख सकते हैं और ना जाने क्या क्या जो सुपरमार्केट्स वहाँ पर उनके लिए बनाई गई हैं उसमें ऐसे तमाम खाने भी दस्तयाब हैं जिन तक रसाई के बारे में आम अफराद सोच भी नहीं सकते हैं। जिस तरह से महंगाई हो चुकी है और इस जेल में कैदियों को कंप्यूटर की तालीम भी दी जा रही है, मुख्तलिफ टेक्निकल काम भी सिखाए जा रहे हैं ताकि जब वो जेल से निकले तो उसके बाद बेरोजगारी से बच सके, अपने लिए कुछ कर सके और दोबारा से इस तरह की हरकत ना करे। लेकिन जिस तरह की जेल शायद प्रोवाइड की गई है मुझे तो लग रहा है लोग बार बार जुर्म करेंगे वहां पर। जैसा कि हमने शेयर किया है नॉर्वे में कि वहां पे क्राइम रेट बहुत कम है, बहुत कम है और शायद यही वजह है। बहरहाल प्रोग्राम का अब वक्त हो रहा है खत्म। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।